कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं आपकी जर्नी में, शायद जीएस में या ऑप्शनल में काम आ जाएगा। आई जस्ट हैव दैट होप। स्टार्ट करते हैं आज का एक टॉपिक। अब मेरे जो टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं, सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज में और भी चीजें आ जाएगी, रिफॉर्म्स और सेकंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट, डेवलपमेंटल प्रोसेस, जिसके अंदर 3-4 सब पार्ट्स है। लेट्स स्टार्ट इट। एटलीस्ट सिविल सोसाइटी आज मुझे कंप्लीट करनी है। सॉरी, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल सर्विसेज एंड ब्यूरोक्रेसी? Is there any difference? First of all, civil service is a larger term? No, wrong. Bureaucracy is a larger term, जिसका एक पार्ट होता है सिविल सर्विसेज। जैसे कुछ ऐसा आगे मैंने शायद लिखा है, ये है ब्यूरोक्रेसी, इसके अंदर है सिविल सर्विसेज। बिकॉज ब्यूरोक्रेसी क्या है? एक सिस्टम बनाया जाता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट और फुलफिल अ गिवन टास्क। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो देखेंगे। अब सिविल सर्विसेज इज नथिंग बट ब्यूरोक्रेसी इन पब्लिक स्फेयर। पब्लिक स्फेयर का मतलब जो हम गवर्नमेंट से कनेक्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा टर्म यूज किया जाता है, a system of a particular operation which can exist in government, non-government, private, etc. तो ब्यूरोक्रेसी एक ज्यादा ब्रॉडर टर्म है। ब्यूरोक्रेसी जो गवर्नमेंट स्फेयर में काम करती है, पब्लिक स्फेयर में काम करती है, पब्लिक सेक्टर में काम करती है, उसे आप सिविल सर्विसेज बोलते हो। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आए कभी, सपोज कोई क्वेश्चन में ब्यूरोक्रेसी यूज्ड हो और कोई क्वेश्चन में सिविल सर्विसेज यूज्ड हो, क्या दोनों के अंदर दोनों सेम आंसर होंगे क्या? नहीं। तो पहला थंब रूल जो आपको लिख के रख लेना इस टॉपिक के बाहर, जहां पे आपने सिविल सर्विसेज लिखा है, एग्जैक्ट सिलेबस में जो टॉपिक है वो ये है, सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और सिविल सर्विसेज में रिलेशनशिप क्या है? बिलीव मी, शायद 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे इसमें, बट ये रिलेशनशिप आपको समझ में तब आती है जब आप ये रिफॉर्म समझो, इश्यू समझो। बिकॉज यूपीएससी में जितने क्वेश्चंस आए सिविल सर्विसेज वाले में, वो रिफॉर्म्स के अंदर, चैलेंजेस के अंदर, रिकमेंडेशंस के ऊपर आए। तो यू नीड टू नो द सिविल सर्विसेज, ओनली देन यू आर एबल टू नो द रिलेशनशिप। तो लिख के रख लेना साइड में, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सिविल सर्विसेज है तो गवर्नमेंट वाला चीज दिमाग में रख के चलना आपको सिर्फ। और अगर क्वेश्चन में ब्यूरोक्रेसी का कुछ रेलेवेंस या कुछ क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, तो आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पॉइंट इंक्लूड करना है उधर एटलीस्ट। डोंट राइट नैरोली ओनली ऑफ सिविल सर्विसेज। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरी ऑफिसर कम्स अंडर ब्यूरोक्रेसी, वो पब्लिक हो प्राइवेट हो। अब सिविल सर्विसेज में कौन आता है? जो भी चीज पंचायती राज का एक सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी तक सिविल सर्विसेज में आएंगे। ठीक। अब अगर आप अपना संविधान देखो, आपको कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि नहीं ये पटवारी थोड़ी आएगा सिविल सर्विसेज में। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप जाके देखो तो 3 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज दिए हुए हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडिया में आईएएस आईपीएस, आईओएफएस, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, स्टेट पीसीएस के अंदर जो नीचे से पूरी जो हायरार्की चलती है स्टेट पब्लिक सर्विस में, और सेंट्रल सर्विसेज जो आईआरएस, आईटी, आईआरएस, कस्टम, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ जाती है। तो प्लीज मेक श्योर कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी किसी ना किसी सिविल सर्विसेज के नीचे आ रहा है, चाहे वो स्टेट में आया, ऑल इंडिया में आया, या सेंटर में आया, डिपार्टमेंटल के अंदर आया, अगर कोई ऐसी ब्यूरोक्रेसी चल रही है तो प्लीज मेक श्योर आईएएस और आईपीएस ही नहीं होता है सिविल सर्विसेज, वो एक ऑल इंडिया सर्विसेज है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। वो इंडिया के अंदर 3 है, फॉरेस्ट सर्विस आता है, आईपीएस आता है, आईएएस आता है, लेकिन बाकी सभी सिविल सर्विसेज के पार्ट है। अब इस पूरे टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं ऑफ अ पर्सन हु इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी है मैक्स वेबर। इनका नाम ऐसा है जो आप लिख सकते हो जीएस पेपर में भी, क्योंकि ये पॉल साइंस वाले भी पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं, या मे बी एनी अदर एस्पेक्ट और कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं शायद वहां पे भी पढ़ते होंगे। मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का फादर माना जाता है मैक्स वेबर को। मैक्स वेबर का एक स्टेटमेंट है, बहुत ही सुंदर सा स्टेटमेंट है, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। वंस ब्यूरोक्रेसी इज एस्टैब्लिश्ड, इट इज अनशैटरेबल एंड हार्डेस्ट थिंग्स टू डिस्ट्रॉय। आई विल रिपीट, वंस ब्यूरोक्रेसी इज एस्टैब्लिश्ड, इट इज अनशैटरेबल, तोड़ी नहीं जा सकती कभी वो, एंड इट इज हार्डेस्ट थिंग्स टू डिस्ट्रॉय। मतलब मैक्स वेबर क्लियरली बोलते हैं, एक बार अगर ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिश हो जाती है तो उसे तोड़ना नियर इंपॉसिबल हो जाता है। दिस क्लियरली शोस कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी आने के बाद में उनके कुछ अपने इंट्रिंसिक इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, और वो सिस्टम, संस्था, सारी चीजें कभी खत्म नहीं होती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा उसे खत्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करना था नीति आयोग से, बहुत सारे ऑपोजिशन थे, बट फिर भी टूट कैसे गया प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग बन कैसे गया? द रीजन बिकॉज प्लानिंग कमीशन एक पर्टिकुलर और आइडियोलॉजिकल सेट से बनाया था जो दूसरी पार्टी रूल कर रही थी, और नीति आयोग को किसी और ने बनाया। प्रीटी मच श्योर 99% अगर दूसरी आइडियोलॉजी वाली पार्टी आ गई फिर नीति आयोग को खत्म कर दिया जाएगा। चांसेस है, गॉड नोस व्हाट विल हैपन। इस कॉन्टेक्स्ट में ब्यूरोक्रेसी टूटी क्यों? बिकॉज जो रूलर थे वो चेंज हो गए कंप्लीटली, रूलर इन द सेंस द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हियर। अब मैक्स वेबर ने जब गाइस हर पॉइंट इधर सेंट पर्सन अटेंशन के साथ, अब मैक्स वेबर ने जब ब्यूरोक्रेसी की थियरी दी, तो मैक्स वेबर मानते थे ब्यूरोक्रेसी जो है चीजों को बेहतर करती है, इट वुड इंप्रूव द वर्किंग प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म्स, मेक सिस्टम मोर एफिशिएंट। लेकिन वेबर वाज नॉट अ ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वेबर वाज आल्सो क्लियर ऑफ द डेफिसिट इट कैरीज। और उन्होंने बोला कि पॉसिबिलिटी है कि ब्यूरोक्रेसी जब धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती है किसी सोसाइटी में, तो पॉसिबिलिटी है कि वहां के जो लोग होंगे इस ब्यूरोक्रेसी में, वो पोजीशंस को इस कदर कैप्चर कर लेंगे कि उनका पर्सनल ऑरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो लॉ कम इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल अभी आपको मिला है। क्या मिला है? ईडी के डायरेक्टर के ऊपर एक डिसीजन आया, टर्म पे टर्म एक्सटेंड होते जा रहे हैं। आई मीन एक हो गया टर्म खत्म, फिर एक्सटेंड, फिर एक्सटेंड, फिर एक्सटेंड। उन्होंने बोला बंद करो ये, अब नहीं होगा एक्सटेंशन। कैसे हुआ ये एक्सटेंशन? वेबर सही थे कि कई बार किसी ब्यूरोक्रेट्स का पावर इतना बढ़ जाता है कि ही कैरीज द कैपेसिटी
to influence the people who is controlling them, that is political democratic elected leaders. और फिलहाल आपको इतनी डीप ये थियरी ये सब नहीं जानने की जरूरत है। एक पॉइंट जो फिलहाल इधर याद रखना है, ब्यूरोक्रेसी में पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों है। एक समय था जब इसके पॉजिटिव्स डोमिनेट करते थे और आज लोग ब्यूरोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क या कटघरे में खड़े करके बैठे हैं कि नहीं ये सही नहीं है। अब सही है या नहीं है, ये लास्ट पार्ट ऑफ द डिबेट है जब हम जान ले कि ब्यूरोक्रेसी क्या है। एक जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स इस टॉपिक से कनेक्टेड है, जो आज नहीं तो अगले साल आएगा जरूर 2 या 3 साल में, दैट इज लैटरल एंट्री। 2018 से लैटरल एंट्री स्टार्ट हुई है, तो मेक श्योर कि इस पे क्वेश्चन बनता है इन कमिंग 1 और 2 इयर्स। लेकिन वो लास्ट में जब इश्यूज का सॉल्यूशन बोलूंगा तब लैटरल एंट्री पे होगा। सबसे पहली चीज, जस्ट एक ग्लांस के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन कभी इस पे नहीं आएगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का शायद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इससे नहीं निकले। अगर आपको ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स अच्छे से पता है तो ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम्स भी पता चल जाएगी और ब्यूरोक्रेसी के वे फॉरवर्ड भी पता चल जाएंगे। अगर बाई चांस आगे वाला लेक्चर आपको नहीं याद रहता है, नई रिकमेंडेशन याद रहती है, नहीं आपको रिकॉल हो रहा है, ये स्लाइड को 100% दिमाग में फिट कर लोगे। ऑलमोस्ट एनी क्वेश्चन ऑन ब्यूरोक्रेसी इफ यू आर कॉट रेड हैंडेड के नहीं आता है तो यहां से सॉल्यूशन एटलीस्ट वो लेस देन एवरेज वाले के आसपास का मार्क्स आ जाएगा। अच्छे मार्क्स तो नहीं आएंगे सीधा सीधा इससे, तो ये बेसिक पार्ट है सिर्फ। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट किए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स वेबर के नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी। जैसे इंडिया में सिविल सर्विसेज के अंदर न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट की जाती है, लेकिन ये न्यूट्रलिटी प्राइवेट ब्यूरोक्रेसी के अंदर नहीं मिलेगी। इन्फोसिस में जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है वहां पे नहीं मिलेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जहां पे आपको हर ब्यूरोक्रेसी के अंदर मिल जाएंगे, चाहे आप गूगल में काम कर रहे हो, चाहे आप सरकार के अंदर पीएमओ में काम कर रहे हो, चाहे वो लोकल पंचायत पे काम कर रहे हो। दीज आर द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वाज हाइलाइटेड बाय मैक्स वेबर। अब इनका मतलब क्या होता है? पहला कैरेक्टरिस्टिक जो ब्यूरोक्रेसी स्लैश सिविल सर्विसेज में आता है, हायरार्की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायरार्की? आई थिंक ये सिंपल वाले पार्ट जो अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी बताना ताकि मैं आगे बढ़ते चले जाऊं। नहीं, ऑर्डर इज अ डिफरेंट पार्ट। ऑर्डर एक अलग चीज है, ऊपर से ऑर्डर जो आता है वो अलग है। हायरार्की मींस, ध्यान से समझ लेना अगर बाय चांस लिखने वाला पॉइंट नहीं है, हायरार्की मींस वेयर द पोजीशंस आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट एवरी पोजीशन कैरीज इट्स रिस्पेक्टिव अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। हर पोजीशन की अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज एक ही जगह है, सारा काम एक ही चीज। जो हायरार्की है, चाहे वो नीचे से अगर हम स्टार्ट करें, मे बी मान लो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीडीओ, एसडीएम, एडीएम, डीएम, ऐसा कुछ स्टार्ट करूं, तो हर पोजीशन की अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी क्लियरली डिमार्केटेड है। हायरार्की उसे बोलते हैं। हायरार्की सिर्फ एक अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे। हायरार्की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी मींस द पोजीशंस आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर, दो चीज याद रखना, वेयर एवरी पोजीशन लार्जली गेट्स इट्स रिस्पेक्टिव अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी एंड एट द सेम टाइम अल्टीमेट पावर, फाइनल पावर, फाइनली अल्टीमेट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर एग्जिस्ट करता है एट द टॉप मोस्ट हायरार्किकल पोजीशन। पूरा जो टॉप मोस्ट पोजीशन है उसके पास सबसे ज्यादा पावर होता है हायरार्की के। जो आप देख सकते हो कि किस तरीके से अगर हम कोई भी सिस्टम देखें तो पीएम के पास सबसे ज्यादा पावर होता है, लेकिन हर मिनिस्टर का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी अथॉरिटी है, अपनी रिस्पांसिबिलिटी है। हर सेक्रेटरीज के पास अपना अपना पावर, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटीज है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी है जो अल्टीमेटली एक क्राइसिस मैनेजर एक्ट करता है या फिर एक कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एक्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? Every position has its respective authority, responsibility, and that power is concentrated in the topmost. Ultimate power is concentrated in the topmost position. तो कोई भी एक हायरार्की ले लो आप, हर किसी के पास respective authority plus responsibility है, लेकिन इस पोजीशन में जो सबसे टॉप है उसके पास सबसे ज्यादा पावर होता है टू कंट्रोल द एंटायर सिस्टम। जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट इज द हेड ऑफ द एंटायर पुलिस। वो ऑर्डर दे सकता है पुलिस के किसी भी विंग को, प्रोवाइडेड वो ऑर्डर जो है लॉ के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। वो इनफॉर्मल फोन वाली ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। सेकंड, bureaucracy always operates on the basis of order. That means a bureaucrat would not operate without a prior order. जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक वो मशीनरी आगे नहीं बढ़ती है। दे आर ट्रेन्ड टू फॉलो ऑर्डर। आपको ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करना है, हमेशा ऑर्डर के मुताबिक चलना है। आई होप दिस इज आल्सो प्रीटी मच क्लियर, यू नो इट, एवरी डे यू वुड हैव सीन दिस प्रैक्टिस। हमेशा ऑर्डर पे चलती है, बिना ऑर्डर के मूव नहीं करते हो आप। सरकार ने कोई लॉ बताया कि भैया लॉकडाउन लगाना है, आप लॉकडाउन लगाओगे। एक रिसेंटली मूवी आई थी भीड़, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन कर दिया आपने बंद, आपने बैरिकेड्स बॉर्डर्स बंद कर दिए। अब कितनी गाड़ियां आए, कोई मर रहा हो, कोई जी रहा हो, आप कोशिश करोगे हेल्प करने की, लेकिन उसे अलाउ नहीं करोगे। नहीं, हमको तो ऑर्डर है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। दिस इज हाउ ऑर्डर पे चलना पड़ेगा तुम्हें। And violation of order also leads to punishment. Remember this. You cannot violate the order. Merit. Important. Bureaucrats. Sorry. The position in bureaucracy is always filled on the basis of merit. That is, recruitment in the bureaucracy is always made on the basis of one's merit through an examination. अब वो examination, prelims, mains, interview हो, direct interview हो, सिर्फ prelims हो, वो अलग-अलग देश में, अलग-अलग जगह में, अलग-अलग तरीके से लिया जा सकता है। बट हमेशा मेरिट पे ही सिलेक्शन होगा। आपको कोई ना कोई एक प्रोसीजर, सेट ऑफ प्रोसीजर पास करके इसमें अपॉइंटमेंट मिलेगा। इट्स नॉट दैट somebody can just wake up one day and appoint you as a prime minister or appoint you as a district collector or appoint you as a XYZ. प्राइम मिनिस्टर तो फिर भी हो सकता है because it's a political representative position. बट ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपको मेरिट पे ही अपॉइंटमेंट मिलता है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल है वर्ल्ड की किसी भी ब्यूरोक्रेसी का, और ये इसलिए ज्यादा बेहतर माना गया बिकॉज इससे पहले जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स चलते थे वो मेरिट पे नहीं थे, इसलिए उन्हें प्योर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं माना जाता है। चाहे वो किसी भी फ्यूडल सोसाइटी या स्लेव सोसाइटी या एंशिएंट सोसाइटी या प्रिमिटिव सोसाइटी में जाओ, आप राजा महाराजा के कितन किन होने से आपको अपॉइंट ऐसा मिल जाता था। आज पॉलिटिकल पार्टी का हेड बन सकते हो आप, शायद कुछ कॉन्टैक्ट से, आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते हो, इम्पॉसिबल। आपने सुना होगा और देखा होगा कि थोड़े टाइम पहले जो हमारे स्पीकर सर हैं लोकसभा के, उनकी बेटी का सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी एग्जाम में। डिड यू हियर अबाउट दैट? वेटिंग लिस्ट में थी ओम बिरला सर की, यस, वेटिंग लिस्ट में थे, फिर वो सिलेक्शन हुआ उनका। मतलब क्या है? एक स्पीकर, मतलब समझ रहे हो व्हाट पोजीशन ही इज हैविंग। आई मीन आपको शायद पता नहीं, स्पीकर तो इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल का पावर है उसके पास। उनकी बेटी को भी एग्जाम देना पड़ा, आईएएस बनना है या ब्यूरोक्रेसी में आना है। तो ऐसा नहीं है कि किसके बेटे किसके कनेक्शंस, डजंट मैटर। नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट सेपरेशन।
आप जो ब्यूरोक्रेसी में आपकी जो पोजीशंस है, चाहे वो किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में हो, आपकी जो वर्क लाइफ है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है। यू विल नॉट मिक्स मैच योर प्राइवेट लाइफ एंड योर पब्लिक लाइफ। दैट मींस, इसका सिंपल सा उदाहरण दूं तो आप देखते हो कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाते हैं या फिर कोई एक्स वाई जेड डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं किसी चीज में, आप देखते हो कि उनका कोई कनेक्शन तो नहीं है ना उस फील्ड में या उस लोगों से या उनसे चीजों से कनेक्टेड। और कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इस पर्टिकुलर जज ने इस केस को सुनने से मना कर दिया बिकॉज़ शायद कोई किन रिलेटिव जो है उससे रिलेटेड था। सो नाउ द पॉइंट इज व्हाट, कि आपकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों सेपरेट होती है। दिस इज अ क्लियर मैंडेट इन ब्यूरोक्रेसी। क्यों ऐसा मैंडेट रखा गया? इसलिए बिकॉज़ अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर यू वुड हैव टू ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ योर फॉर्मल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस। लेकिन सडनली अगर आपकी प्राइवेट लाइफ उसमें इन्वॉल्व होने लगेगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप बाईपास कर दोगे रूल्स को। आप क्वेश्चनेबल एक कैरेक्टर हो सकता है आपका वहां पे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप बाईपास कर दो। एग्जांपल देता हूं, अब जब आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स या फिर सर्विसेज में सेलेक्ट होगे तो आपको क्लियर कट बताना पड़ेगा कि आपके घर के अंदर जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी किन्स है, दैट इज हियर इन दिस। मान लो कि मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरे फादर, मदर, इनमें से कोई भी अगर आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, मुझे डिस्क्लोज करके देना पड़ेगा। क्यों? ताकि ये इंश्योर किया जा सके कभी इस तरीके का केस आए तो हम क्लियर रहे कि भैया अच्छा आपके घर में कुछ ऐसे है तो ये आप नहीं देखोगे केस, लेट हिम और लेट अदर्स सी दिस। क्लियर सेपरेशन ऑफ योर प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ सो दैट दोनों में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, bureaucratic positions are permanent positions. That is, once you are appointed, you remain in the services. एक लाइन में बोलता हूं, ध्यान से सुनना। ब्यूरोक्रेसी इज ए कैरियर, एक कैरियर के जैसे चूज करते हो आप इसे। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई पैशन है या कुछ ऐसा। ब्यूरोक्रेसी हमेशा एक कैरियर होता है कि एक बार अपॉइंट होने के बाद a person stays in a bureaucracy till the retirement age, जो भी हो, जिस सिटी या जिस कंट्री में है। तो परमानेंट सर्विसेज है और इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल एटलीस्ट इंडिया में, ऑल इंडिया सर्विसेज में जो दिखता है, इसका भी ऑल्दो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा आर्टिकल 311 एंड अदर्स, बट इसका भी मैंने जो नोट्स बनाया उसके अंदर आर्टिकल 311 से भी रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस मैंने लिखी है, तो जस्ट पॉलिटी वाले पार्ट में अगर आप ऐड करना चाहो कर लेना। परमानेंट है, रिमूव करना आसान नहीं होता है, आपको एक प्रोसीजर से रिमूव किया जा सकता है, ऐसा नहीं मन चाहा जब निकाल दिया। इट्स अ परमानेंट पोजीशन। एवरीबॉडी क्लियर विद दीस आर द फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी के अगर फीचर है तो वो सिविल सर्विसेज के भी फीचर है। ऋतु, मैंने आपको क्लियरली बोला ये स्ट्रक्चरल फीचर आपको किसी भी ब्यूरोक्रेसी में मिलेंगे। मैंने ये क्लियरली लिखा है, ये सिर्फ इंडियन सिविल सर्विसेज के फीचर है, वो जरूरी नहीं हर सिविल सर्विसेज में मिले। और दूसरा, ये जरूरी नहीं कि आपको प्राइवेट ब्यूरोक्रेसीज के अंदर या कंपनीज के अंदर हो उसके अंदर मिले। ऑर्डर मतलब इट्स नॉट अ ऑर्डर व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑर्डर मतलब अ ब्यूरोक्रेसी ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी आप काम करोगे, ऑर्डर नहीं आएगा नहीं करोगे। बट याद रखना ये ऑर्डर हम लीगल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मन चाहा फोन से नहीं बोल रहा हूं मैं। ऊपर से ऑर्डर आना चाहिए एज पर लॉ ऑब्वियसली। प्लीज ये अंदर वाला जो करप्शन वाला मैटर है यहां नहीं डालेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए फीचर्स के इस पे चलती है नॉर्मली ब्यूरोक्रेसी। अब ये सारे फीचर्स उठाओ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इन फीचर्स में, मीन सही है फीचर्स, क्या दिक्कत है इन फीचर्स में। और जैसे जैसे ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स हम देखिए एप्लीकेबिलिटी पे इसके, प्रॉब्लम इसलिए है कि ये फीचर्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, उल्लंघन ज्यादा दिखाई देगा इन फीचर्स का आपको। तो प्रॉब्लम इज नॉट इन द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, देयर मे बी सर्टेन इफ्स एंड बट्स दैट वुड ऑलवेज एग्जिस्ट इन एनी स्ट्रक्चर। हर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम जो आज ब्यूरोक्रेसी की है, they are not radiating from the essence of the concepts of bureaucracy, they are more radiating from the working style of bureaucracy. is the point clear? जो तरीके से काम कर रही है ना ब्यूरोक्रेसी, अब मैं आ रहा हूं सिविल सर्विसेज में, उस काम के तरीके से प्रॉब्लम आ रही है सिविल सर्विसेज में। ऐसा नहीं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, यस कुछ डिफिशिएंसीज है कैरेक्टरिस्टिक्स में, बट ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है जिस तरीके से ये काम चलाया जा रहा है इसका, इनको बाईपास ज्यादा किया जाता है ना कि फॉलो। एग्जांपल, फोन आते ही हायरार्की बाईपास हो जाती है। ऑर्डर ज्यादातर इनफॉर्मल होते हैं, फॉर्मल नहीं है। नहीं वो उसको रहने दो, दिखाना नहीं है, रेस्ट छोड़ दो। मेरिट नेपोटिज्म में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है, सब में नहीं, एटलीस्ट मेजॉरिटी में। जब आप स्टेट पीसीएस में देखते हो प्राइवेट पब्लिक लाइफ सेपरेशन नहीं होती है, ये सिर्फ ऑन रिकॉर्ड पे है। इन रियलिटी में कमिटेड सिविल सर्विसेज जैसे एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। परमानेंट, इस परमानेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये परमानेंसी सिर्फ निकालने तक है। ट्रांसफर इस कदर किए जाते हैं कि इस परमानेंसी का कोई वजूद नहीं मिल जाता है कि परमानेंट तो है लेकिन परमानेंट सिर्फ पोजीशन पे है, हम सर्विसेज में है हम, लेकिन जो मेरी पोस्टिंग्स होती है वो कंप्लीटली कंट्रोल्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्स वाई जेड फैक्टर्स। प्लीज मेक अ पॉइंट कि ये फीचर्स को वायलेट नहीं करने से काफी प्रॉब्लम आई है ब्यूरोक्रेसीज के अंदर, और स्टेट पीसीएस के अंदर बहुत अच्छे से वायलेशंस दिखेगा इसको। आईएएस आईपीएस के अंदर कुछ एस्पेक्ट्स है जो प्रॉब्लमेटिक है, बट स्टेट पीसीएस में जाते ही चीजें बदल जाती है एकदम। बहुत डिफरेंट फैक्टर्स है, देखेंगे सेकंड ईआरसी के। अब अगर मैं एक चीज पूछूं, ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है ध्यान से समझना, अगर ये सारे फीचर ब्यूरोक्रेसी में, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर ये सारे फीचर ब्यूरोक्रेसी में, कोई प्रॉब्लम है कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स में? दो अंडरलाइन फीचर है इधर, ध्यान दो, क्या इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? और एक से मैं हैंड रेस करा के पूछूंगा ये चीज। एक फीचर है ब्यूरोक्रेसी का मेरिट, एक फीचर है परमानेंट। कोई भी एक बंदा हैंड रेस कर लो। आयुषी, आयुषी, गुड इवनिंग। Ayushi, do you think there is any contradiction present between these two characteristics of any civil services? No, sir. No. Okay, let's see. Ayushi, ध्यान से समझते हैं। मेरिट का मतलब क्या है? आप मेरिट के बेसिस पे अपॉइंट होते हो, राइट? Yes, sir. Performance. प्लस जो परफॉर्मेंस है वो मेरिट पे देखा जाएगा आपका, राइट? सर्विसेज के Yes, पार्ट sir. बनते ही आपका परफॉर्मेंस भी मेरिटोरियस होना चाहिए। लेकिन Yes, sir. परमानेंट क्या बोलता है? वंस यू आर अपॉइंटेड एज अ ब्यूरोक्रेट, यू रिमेन अ ब्यूरोक्रेट, राइट? Yes, sir. अब क्या इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं है? अगर एक बार मैं आईएएस बन गया, डू आई रिक्वायर मेरिट टू रिमेन एन आईएएस ऑफिसर? अरे मेरा आईएएस का एक सिलेक्शन हो, आई टेल यू, अगर एक बार आप आईएएस बन गए, उसके बाद क्या मेरिट की रिक्वायरमेंट है कि आईएएस बने रहने के लिए, या बिना मेरिट के आप आईएएस रहोगे? So I'll say yes without merit also once I get selected. So that means there is a contradiction here, right? Yes, sir. Now it is.
अब मैं अगर ये लाइन बोलूं तो क्या क्लियर लगता है कुछ ज्यादा बेटर? सिविल सर्विसेज इन इंडिया operates on the principles of merit, but the principle of merit is only restricted till the time of appointment. Once you are appointed, it operates on permanency. Can I say that? Yes, sir. कि जब तक आप अपॉइंट नहीं होते ना तब तक इस पे चलता है सिस्टम, लेकिन एक बार जैसे ही आप अपॉइंट हो गए फिर मेरिट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल मेरिट पे नहीं होता इंडिया में, वहां परमानेंट है आपकी पोजीशन। अगर आप ठीक से काम भी नहीं कर रहे हो तो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो रहोगे, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट थोड़ी छोटी होगी, नथिंग मोर देन दैट। पक्का क्लियर टू एवरीबॉडी? कल अगर मेरिट और परमानेंसी के ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन आए तो कैन यू डू इट? एसीआर पे आता हूं, वेट अ सेकंड, आगे देखेंगे एसीआर में क्या है। लेकिन पहला क्वेश्चन अगर मेरिट और परमानेंसी पे आए तो कैन यू टैकल दैट क्वेश्चन नाउ, कि दोनों के दोनों कैरेक्टर है, लेकिन अपॉइंट इस पे होता है, ऑपरेट इस पे करती है, इसके कारण ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है एस्पेक्ट। तो या तो ये चेंज करो, ये पॉसिबल, ये नहीं होना चाहिए, इसको शायद ठीक करना पड़ेगा। परमानेंट रखो, बट दिस परमानेंसी शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिटोरियस है तो परमानेंट है, मेरिटोरियस नहीं है तो बाहर हो। क्या पॉसिबल है या नहीं है देखते हैं आगे। नीति आयोग, बासवान कमेटी, हुता कमेटी एंड अदर्स। अब आपका सिलेबस का टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, बट दिस वुड बी माय लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिविल सर्विसेज, जो रिलेशनशिप है आपका, सॉरी सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी लिख दी मैंने, ये लास्ट में डिस्कस करूंगा। आई विल नाउ गेट इनटू द वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिविल सर्विसेज। 1000% अटेंशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इससे पहले जो था सिर्फ थियरी थी, फीचर्स देखे हमने, कुछ इश्यूज देखी फीचर्स की। अब पहला टॉपिक मैं करूंगा प्रॉब्लम्स इन सिविल सर्विसेज, सेकंड देखेंगे रिफॉर्म्स जो सजेस्ट किए गए हैं, उन रिफॉर्म्स को अगर अप्लाई करें तो क्या ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी या सिविल सर्विसेज और डेमोक्रेसी को ज्यादा बेटर होती है, वो लास्ट में इवैल्यूएट करूंगा। अब इश्यूज इन सिविल सर्विसेज देयर आर मल्टीपल। पहला इशू जो सिविल सर्विसेज के अंदर है ट्रेनिंग का। डू यू थिंक ट्रेनिंग इज अ प्रॉब्लम इन द सिविल सर्विसेज इन इंडिया? अब ये ट्रेनिंग के अंदर अगर हम देखें, एक हायर लेवल सिविल सर्विसेज और एक लोअर लेवल सिविल सर्विसेज। ग्रुप सी एंड डी पकड़ के चलो, सपोज कोई क्लरिकल पोजीशंस, कुछ स्टेट पीसीएस रिलेटेड सर्विसेज हायर एंड में और सिविल सर्विसेज। अब जब आप हायर लेवल की सिविल सर्विसेज देखो तो इधर जो ट्रेनिंग में इशू आती है वो है नेचर ऑफ ट्रेनिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग व्हिच आर लार्जली प्रेजेंट और गिवन टू द हायर सिविल सर्विसेज। अगर लोअर लेवल के सिविल सर्विसेज में जाएं, जो ट्रेनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ये है। मैं द हिंदू से एक एग्जांपल दिखा के बताता हूं, ध्यान से सुनो। ये टाइम हो गया होगा 5-6 महीने पुराना। द हिंदू अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो जब आप न्यूज़पेपर खोलते हो तो लेफ्ट साइड में छोटे-छोटे ब्रीफली न्यूज़ आते हैं, देखा है कभी ब्रीफली वाला पार्ट? उस ब्रीफली में अगर हम देखें, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी शायद, वो उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है, जहां पे एक कांस्टेबल वाज नॉट इवन एबल टू लोड हिज गन। आज से शायद 3-4-5 महीने हुए होंगे, कुछ टाइम हो गया मतलब इस चीज को। ये द हिंदू में न्यूज़ आई हुई है और आप गूगल टाइप करोगे शायद आ जाएगा, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल नॉट एबल टू लोड हिज गन और फायर हिज गन, कुछ ऐसा था। नहीं, इंस्पेक्टर नहीं था, कांस्टेबल था। कांस्टेबल, ये क्लियर हुआ आकाश? कांस्टेबल। डिड यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लोअर लेवल लैक ऑफ ट्रेनिंग? वी सी दैट at the lower level hierarchies in government civil services, training is merely, ये word use करना, a ritual। सेकंड ARC बोलता है कि ग्रेड सी और डी के जो एम्प्लॉइज है इंडिया में, सॉरी सिविल गवर्नमेंट में, उनकी ट्रेनिंग सिर्फ महज एक रिचुअल है जो किताबों में होती है, सिर्फ रियलिटी में उनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती है। एंड अगर जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो देयर वाज वन गर्ल ऑफ दिल्ली कांस्टेबल वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड शी सेड कि हां सर ऐसा ऐसा है, पापा ये बोलते हैं, ये है वो है। पापा बोले या नहीं बोले, ये फैक्ट है कि लोअर लेवल सिविल सर्विसेज में ट्रेनिंग सिर्फ नाम की होती है। इट्स एट द बेस्ट ए रिचुअल। पहला पॉइंट क्लियर कि ट्रेनिंग में यहां पे क्या प्रॉब्लम है। दूसरी, इतना आसान नहीं है, बहुत डेप्थ में होगी अब ये चीज। अपर लेवल पे अगर आप जाते हो, आपकी 2 से 2.5 साल तकरीबन ट्रेनिंग होगी। कोई जो आईपीएस बनना चाहता है या चाहती है, हैंड रेज कर ले एक बार। एक सवाल है मेरा, रानी और सुमित, रानी और सुमित, मैंने 2 लोगों को अनम्यूट किया है। रानी, सुमित, Yes, sir. हाँ रानी, Yes, sir. I'm audible. यस यू आर ऑडिबल। तो पहला प्रेफरेंस आपका आईपीएस है, Yes, sir. ठीक है। आईपीएस की ट्रेनिंग कहां पे होती है रानी, कोई आइडिया एज ऑफ नाउ? Sir, Hyderabad. Yes, sir, Hyderabad. सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। Yes. इस एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग किस चीज की दी जाती है आपको? So actually, I merely know about that कि पहले तो वो मतलब अपना कोई ट्रेनिंग होती है, कुछ दिनों तक जहाँ पढ़ाया जाता है, फाउंडेशन कोर्स वगैरह, उसके बाद फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आई थिंक वहाँ पे मतलब वो ट्रेन करते हैं सिचुएशन को कैसे डील करें जहाँ पे वायलेंस हो, या फिर कैसे चीजें ऑपरेट करें। यहाँ पे आपको फॉरेंसिक में ट्रेन किया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी में ट्रेन किया जाएगा, डिफरेंट पहलू जो पुलिसिंग सिस्टम्स के हैं उन सब के ऊपर आपकी ट्रेनिंग होगी, राइट? Yes, sir, यही सब बोले थे कि चीजों को कैसे ऑपरेट करें जो उनसे रिलेटेड। 2010 मैंने ड्रॉप किया था मेरा अटेम्प्ट, मैंने 12 में दिया था। 2010 के अंदर मेरे जो 4 साथी थे वो चारों के चारों उसी साल सेलेक्ट हो गए और चारों के चारों आईपीएस बन गए। 64 आरआर उनका बैच नंबर है। अब प्लीज एक बार म्यूट करना रानी। प्रॉब्लम क्या है, सरदार वल्लभ भाई आईपीएस की बात कर रहा हूं तो इमेजिन करो बाकियों की ट्रेनिंग कैसी होती होगी। There is a fabulous infrastructure present at the Sardar Vallabhbhai Patel Police National Police Academy. The training is multi-dimensional. Almost every aspect of your training is largely taught. I mean, almost every aspect of policing is largely taught to you. One of my friend during the training, horse riding की training होती है, इसका गिर के पांव टूट गया। अरे सर इसमें ट्रेनिंग की क्या दिक्कत है आपको, कहीं ना कहीं ये सब चीजें नहीं, पांव टूटने से दिक्कत नहीं है।
हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग होती है इधर। इसी बैच में से निकल के एक फ्रेंड जो है असम कैडर में पोस्टेड हुआ, असम मेघालय जॉइंट कैडर है, मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोस्टिंग हुई एज एन एसडीपीओ उसकी, और दिस पर्सन डिड नॉट इवन न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार। घोड़े का वेट करूं क्या मैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, या छोड़ दूं? ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं तुम्हें, बैच नंबर दिया मैंने, नाम नहीं दे सकता मैं। दिस पर्सन डिड नॉट इवन न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार, ही वाज एन आईपीएस ऑफिसर। तुमने घोड़सवारी में तो उसे ट्रेन कर दिया, आर वी ट्राइंग टू अज्यूम एवरीबॉडी शुड नो द कार? रानी आती है क्या कार ड्राइविंग? Sir, but I can ride scooty and bike. नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आती है, आती है। प्रॉब्लम ये है हम अज्यूम क्यों कर लेते हैं कि हर किसी को कार आएगी। आपने ये बेसिक पार्ट पे तो फोकस ही नहीं किया, आपने सिर्फ ट्रेनिंग को एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ध्यान से सुनना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ते थे, इसी ट्रेनिंग पे एक स्टेटमेंट बोला जाता है ऑफ स्पेशली ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, दैट द ट्रेनिंग ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स स्टिल लार्जली इज अ कॉलोनियल लेगेसी। आज भी हम वो कॉलोनियल लेगेसी पे चल रहे हैं, क्योंकि कॉलोनियल रूलर्स के टाइम में हॉर्स राइडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि रोडें और सड़कें नहीं थी। आज अगर इन्हें ट्रेन करना करो, दैट्स गुड, होना चाहिए एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस, बिकॉज़ हो सकता है उत्तराखंड या फ्लड की सिचुएशंस या फॉरेस्टेड एरियाज के अंदर आपको गाड़ी घोड़े नहीं घोड़सवारी भी आनी चाहिए। बट लेकिन वो आदमी जो दिल्ली में पोस्टेड होने वाला है उसको घोड़सवारी का करना क्या है यार? यू आर वेस्टिंग रिसोर्सेज, यू आर वेस्टिंग टाइम, एंड अगर ये देनी है दो, अरे ये भी तो इंश्योर कराओ यार। About an IPS officer not even knowing how to drive a car, और ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, this is a fact, this person did not knew how to drive a car, this is a problem। प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज कि हमारी ट्रेनिंग मैनुअल्स हैव नॉट बीन अपडेटेड फ्रॉम पास्ट 50 इयर्स। दूसरी चीज, इसे 64 आरआर का कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं तुम्हें। पहला साल सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के कोई हेड थे, दूसरी साल इनके हेड बने करिज्मेटिक आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है विजय कुमार। ये सीआरपीएफ के भी डायरेक्टर जनरल रह चुके थे। ये वो थे जिन्होंने वीरप्पन को खत्म किया था। अ वेरी ग्लैमरस, वेरी हार्डलाइनर, एग्रेसिव। ये सीआरपीएफ के हेड थे ना, तो ये जंगल में जाके खुद कैंप करते थे। इतना ज्यादा मतलब वो फिजिकल पार्ट पे इनका स्ट्रेस था। पूरी का पूरा ट्रेनिंग मैनुअल चेंज हुआ, ट्रेनिंग प्रोसीजर चेंज हुआ कि फिजिकल ट्रेनिंग पे फोकस करने लगे। और जैसे ही फिर डीजी बदले, फिजिकल ट्रेनिंग को हटा के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग पे आ गए। दैट मींस व्हाट? कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है इन ट्रेनिंग में। The type of training is more determined by the head of the organizations rather than having a common procedural training. Yes, common training दी जाती है, लेकिन emphasizes changes from leader to leader, from the person who is heading। और आपने एक चीज तो बहुत अच्छे से देखा होगा कि ट्रेनिंग के अंदर जब हम देखते हैं तो पहला एक इंपॉर्टेंट इशू ये आता है कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई अपनी पोस्टिंग लेना ही नहीं चाहता, बिकॉज़ दोस आर कंसीडर्ड मोर एज अ पनिशमेंट पोस्टिंग्स। पहला क्लियर कट पॉइंट ये याद रखना, द नेचर ऑफ ट्रेनिंग व्हिच वी लार्जली सी टुडे इज नॉट समथिंग व्हिच इज टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ। एज बोथ लेवल पे ट्रेनिंग डेफिसिट प्रेजेंट है, सम training is not even present, to some training is present, but however the depth of the training is largely lacking because of the colonial legacies which are largely present। forensic training होती है 15 दिन की, 15 दिन के अंदर कोई क्या forensic training ले लेगा? प्रॉब्लम ये है कि शायद हम आज मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। आपको रोबोटिक्स भी सीखना, आपको साइबर सिक्योरिटी भी बतानी चाहिए, आपको और भी एस्पेक्ट्स बतानी चाहिए। डू इंक्लूड हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग क्लासेस, पोलोस एक्सेट्रा, दैट्स गुड। एक रिक्रिएशन के जैसे रखो उन्हें, एक कंपल्शन के जैसे। योर फोकस शुड डेफिनेटली चेंज इन द कंटेम्परेरी टाइम ऑफ ट्रेनिंग। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर? दैट मींस कहीं ना कहीं थोड़ी ट्विक तो करनी पड़ेगी यहाँ पे ट्रेनिंग में, because we need to understand that the याद है वो स्टेटमेंट मैंने दिया था आपको, 18th century act, 19th century mindset, 20th century technology, 21st century problem। ये 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी इसलिए है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग भी 18वीं सदी के एक्ट से चल रही है, 19वीं सदी के माइंडसेट से चल रही है, और 20वीं सदी के टेक्नोलॉजी में हमें ट्रेन किया जा रहा है, और उसका रिजल्ट देखने को मिलता है ऑफन बैलेंट फेलियर ऑफ द सिस्टम्स इन व्हिच वी आर लार्जली गोइंग टू लिव। ये स्टेटमेंट इधर यूज करोगे। इज द पॉइंट क्लियर? अब ये सिर्फ एक एस्पेक्ट था आईपीएस की। इनफैक्ट नेशनल पुलिस एकेडमी इज हैविंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देन लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। हालांकि लबासना मैंने नहीं देखी है, बट एनपीए देखी है, तो पीपल से कि इट इज बेटर, दोस पीपल हैव कम फ्रॉम देयर। नाउ लेट्स सी सेकंड इशू, वर्क कल्चर। और दूसरी चीज एक और थोड़ा सा लाइटर नोट पे, YouTube पे आप लोगों ने कितनों ने देखा है कि लाइफ एट लबासना, ऐसे वीडियोस देखे हैं क्या? लाइफ एट एनपीए। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि ट्रेनिंग इज लार्जली योर नेक्स्ट कॉलेज लाइफ। मतलब इट्स मोर ऑफ ए इट्स मोर ऑफ ए लाइटर थिंग। मुझे अभी भी याद है, एक मेरा फ्रेंड था जो सेलेक्ट हुआ था, जब वो फाउंडेशनल कोर्स के लिए गया था। फाउंडेशनल कोर्स कंपलसरी नहीं है, अगर आप लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी नहीं जाना चाहते हो तो बाद में फाउंडेशनल की एक सेरेमनी हो जाती है यहीं पे फरीदाबाद में, आई बिलीव। होता क्या था फाउंडेशन कोर्स के अंदर, इनको कुछ किताबें देते थे, उनको पढ़ के इनका रिव्यू लिखना होता था। मैं तब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो ये बंदा मुझे किताब भेज देता था, अरे यार इसकी रिव्यू लिख देना। मैं यार ये गजब है तुम लोगों का। मैं इसलिए लिख देता था क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल जाता था कि चलो अच्छा ये वाली चीजें थोड़ा देख लेते हैं हम भी। अभी ये बंदा को रिव्यू लिखता नहीं था, क्योंकि पॉइंट इज दिस, एक बार सिलेक्शन होने के बाद में वहां पे क्या, इट्स जस्ट सो इट्स अ फॉर्मेलिटी। आई मीन इट्स नथिंग गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। आपकी डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग आपकी उधर मार्क्स पे डिपेंड नहीं होने वाली है यार, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ट्रेनिंग ऐसी होती है। शायद सीरियसली इसको चेंज करना, आगे नीति आयोग ने रिकमेंडेशन दी है ट्रेनिंग के ऊपर, विल लुक इनटू दैट वंस वी गेट इनटू द रिफॉर्म्स। वर्क कल्चर, द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ, गाइस जिसका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लो। द आफ्टर ट्रेनिंग, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये सुधारी जा सकती है, ज्यादा चैलेंज नहीं है इसमें। दिस कैन बी इजीली इंप्रूव्ड अगर हम राइट फोकस से ट्रेनिंग चेंज करें, तो शायद 2 साल के अंदर प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। वर्क कल्चर का क्या? सेकंड एआरसी का स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। The modern day IS officers today operates as modern day viceroys, second ARC। ये छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है। लिखो तो सेकंड ARC 100% लिखना आगे, बस आप बोलोगे तो थोड़ा एग्जैगरेटेड लगेगा ये। ये कैसे बोल दिया आपने? इन्होंने बोला, हमने कोट किया सर, मुझे नहीं पता। मतलब क्या स्टेटमेंट का कि आईएएस ऑफिसर्स या बापूज लोग, एक वर्ड और यूज किया गया सेकंड ARC में, दे लार्जली टुडे, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोग आज इन आईएएस ऑफिसर्स को माई बाप मानते हैं। माई बाप कई पिक्चर में देखा होगा ना, माई बाप आप ही हो। माई बाप कब होता है? जब कोई रूलर होता है, किंग होता है। ये सर्वेंट्स हैं,
न राजाज हैं न महाराजाज हैं, ये ऑब्लाइज्ड है टू लार्जली वर्क फॉर द सोसाइटी फॉर व्हिच दे हैव बीन अपॉइंटेड। बट हुआ ये, लोगों के माइंडसेट में है माई बाप, ये अपने आप को मानते हैं मॉडर्न डे वाइसरॉयज। एज पर दिस, इन ऑल दोस सर्कमस्टेंसेस व्हाट वी ऑफन सी, वर्क कल्चर ऐसा हो गया है वेयर इट्स मोर सेलिब्रेशन ऑफ, ये वर्ड याद रखना अगेन, the work culture of civil services is such which can be explained in the form of having cult of gratitude. What is the meaning of cult of gratitude? Cult of gratitude in the simplest language means yes boss mentality. ये तीनों चारों लिखे हैं आपने, yes boss mentality, that you are more concerned to accept your superior's order than you are more concerned about implementing the legal orders. आप सुपीरियर को ज्यादा तवज्जो देते हो यहाँ पे। अब इसी के नीचे एक और स्टेटमेंट लिखना, मैं रब कर दूं ये, फिर सेकंड ईयर से लिखना, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। अब मैंने ऐसे लिख दिया, स्टेट सर्विसेज जो है, पब्लिक लिख दिया मैंने, स्टेट सर्विसेज जो है, जो आपके स्टेट पीसीएस होते हैं, पीसीएस मत लिखना, स्टेट सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सेकंड ईयर ने बोला स्टेट सर्विसेज लार्जली ऑपरेट्स विद द मेंटालिटी ऑफ लिक अबो किक बिलो। अगर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट सेकंड ईयर ने यूज किए हैं तो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम है इधर। लिक अबो किक बिलो, ऊपर वालों को यस बॉस मेंटालिटी, यस सर, लोअर वालों को एक बहुत ही एग्रेसिवनेस से, एक बहुत ही बैड मैनर से ट्रीट करना, क्योंकि नीचे वाला कभी आपको कुछ कर नहीं पाएगा, ऊपर वाला अगर ठीक खुश है तो आप एकदम मस्त खुशी से रह सकते हो। इज द पॉइंट अंडरस्टूड एंड डू यू नाउ अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वर्क कल्चर व्हिच इज लार्जली प्रेजेंट? यहां तक क्लैरिटी है? सारे सेकंड ईयर के स्टेटमेंट लिख लेना गाइस, कंटेंट मिलेगा, सेकंड ईयर पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। अब नहीं आईएएस के लिए अप्लाई करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं सेकंड ईयर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट बड़े बैलेंट है, बड़े एग्रेसिव है, तो हम उतना लिखेंगे जो ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे। आईएएस ऑफिसर के लिए हमने बोल दिया मॉडर्न डे वाइसरॉयज, यहां पे स्टेट पीसीएस लोअर लेवल के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब इसके साथ एक पॉइंट और लिखना, फर्दर वर्क कल्चर एक इनएफिशिएंट है बिकॉज ऑफ मेरिट मैटर नहीं करता, आपका परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता, तो आपका शायद वर्क कल्चर वैसा ही रहेगा यहाँ पे। As a result, inefficient work culture है because the permanency is an intrinsic part of Indian civil services at whichever level we may talk of. कि रियलिटी में इनको रिमूव करना बड़ा एक प्रोसीजरल काम होता है, ऐसे मनमर्जी से रिमूव नहीं होते, सस्पेंड कर सकते हो आप, रिमूव नहीं कर पाओगे इतनी इजीली। तो इसके कारण क्या होता है, जब ये परमानेंट होते हैं, द फियर ऑफ पनिशमेंट इज नॉट प्रेजेंट, एट द बेस्ट क्या होगा भाई, ट्रांसफर करेगा ना, कर लो यार। और इसके कारण क्या होता है, इनएफिशिएंसी आ जाती है वर्क कल्चर के अंदर, बिकॉज़ योर एक्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर परफॉर्मेंस, देयरफॉर द वर्क कल्चर बिकम्स हाईली ब्यूरोक्रेटिक। इज द एंटायर वर्क कल्चर क्लियर कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स है वर्क कल्चर के अंदर, कपल्ड विद द नेचर ऑफ ट्रेनिंग व्हिच वी ऑलरेडी हैव इन एक्जिस्टिंग सोसाइटी ऑफ सिविल सर्विसेज? प्रेशर ऑफ सिविल सर्वेंट अभी मत लिखो यार, आगे आएंगे, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। इश्यूज बहुत है इधर, मैंने दो एस्पेक्ट को टैकल किया है सर, ये लो आप ही का आ गया। फर्दर देयर आर अदर इश्यूज प्रेजेंट इन इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसमें एक पहला इशू है जिसमें ऊपर मैं शायद ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज व्हिच इज हैम्परिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रलिटी। और इसके कारण क्या हो रहा है, सिविल सर्विसेज आज कमिटेड हो चुकी है, that because of strong politicization the civil services today are acting as, ये स्टेटमेंट ध्यान से समझना, और चाहो तो लिख सकते हो, अच्छा सा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसी का है नहीं, इंडियन एक्सप्रेस से मैंने अलग कंटेक्स्ट में था, मैंने इधर बोरो किया है। Because of politicization, the civil services in India often act as extended limb of political representatives. वो political representative या political parties के extended hand हैं या front desk officers हैं उनकी। We often see many of the civil servants have often been involved in supporting one or the other political parties, which can often be seen in the extensions of terms. नाम किसी का मत लिख देना, extension of terms लिखना, किसी को टच मत करना उधर। RR क्या है, RR क्या है, मतलब समझ में नहीं आया मुझे, क्या रिपीट करना, रिपीट ये कर रहा हूं मैं, बता दे रहा हूं स्टेटमेंट। The civil services today are extended limbs, hands of the political representatives. Political representatives के ही वो extended hands हैं, क्योंकि वो इतने कमिट हो जाते हैं कई बार पॉलिटिकल पार्टी से, और इस पॉलिटिसाइजेशन के कारण इश्यूज आती है, और हर कोई अपनी एक अच्छी पोस्टिंग रखने के कारण दे ऑलवेज ट्राई टू हैव दैट कल्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल बॉसेस, जो आगे ऑलरेडी आपने देखा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? बिकॉज़ आई थिंक पॉलिटिसाइजेशन आप मेरे से ज्यादा बेटर लिख पाओगे। नेक्स्ट, आउटलिव्ड लॉस। जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, दैट इज सिविल सर्विसेज वी आर टॉकिंग अबाउट, इज गवर्न्ड बाय आउटलिव्ड लॉस। इमेजिन करो, आईपीसी, सीआरपीसी, सिविल सर्विसेज रूल्स इतने पुराने और एज ओल्ड हो चुके हैं कि ये आउटलिव्ड लॉस पे बेस्ड होने के कारण इसी से इनकी ट्रेनिंग निकलती है, इसी से इसका कोड ऑफ कंडक्ट निकलता है, इन्हीं के इनसे रूल्स प्रोसीजर्स सेट्स निकलते हैं। अब ये इतने पुराने लॉ होने के कारण कई बार आज भी हम एक ब्रिटिश लेगेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल सर्विसेज को ऑपरेट कराते हैं। अब ध्यान से समझो, एक एग्जांपल देता हूं जो लिखा नहीं जा सकता, शायद समझ में आ सकता है। एनपीए में जब आप जाओगे तो आप देखोगे आपके डिनर के लिए अलग यूनिफॉर्म है, आपकी मॉर्निंग वॉक के लिए या ट्रेनिंग के लिए अलग यूनिफॉर्म है। ये सब यूनिफॉर्म वाले सिस्टम्स आए कहां से? ब्रिटिश। और इनफैक्ट अगर आप कोई बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हो, बोर्डिंग स्कूल्स में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलता है। हम लोग की बोर्डिंग के अंदर नाइट यूनिफॉर्म डिनर जाने के लिए अलग हुआ करती थी। ये नॉर्मली कहां से आ रहे हैं? These were the practices present during the time of British. और ये outlived laws not only impact their trainings, but it is also hampering the empathy which should be developing among the civil services, as these outlived laws always assumes the civil services to be neutral, anonymous, impartial.
और शायद वो वैल्यूज आज के जमाने में फिट नहीं हो पा रही है। आज ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली होना पड़ेगा, उसके लिए एम्पैथी, कंपैशन, ये चीजें डेवलप करनी पड़ेगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल इफ द एक्जिस्टिंग रूल्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट आर प्रेजेंट। देयरफॉर आउटलिव लॉस अगेन मेक इट अ प्रॉब्लमैटिक कांसेप्ट, जो ऑलरेडी मैंने स्टेटमेंट दिया था 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी एक्ट, वही चल रहा है यहाँ पे। परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसको आगे डिटेल में करूंगा, फिलहाल लिख लेना। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बेस्ड नॉट ऑन योर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज लार्जली बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय योर सीनियर्स। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, थोड़ा सा सब्र करो, इसको आगे बताऊंगा क्या तरीका है इसमें। आपकी रिपोर्ट जो है, आपके हेड, उसके हेड, इसके हेड, अलग अलग लोग जो है हायरार्कीज में वो बनाएंगे, और आपका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है इन एसीआरस पे होता है। ऑब्वियसली सीनियरिटी के साथ कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इंडिया में सीनियरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड जिसके बेसिस पे ज्यादातर आपके प्रमोशंस डिटरमाइन किए जाते हैं, और इनफैक्ट ऑटोमेटिक प्रमोशन का सिस्टम चलता है इंडिया में। आप उस सीनियरिटी के हो गए, आपको ये मिल जाएगा। तो एसीआरस पे होता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स और सीनियरिटीज। दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स अपॉन व्हिच परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आर बेस्ड। सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेसीज और सिविल सर्विसेज को हम बोलते चले गए, वर्क कल्चर ऐसा है, ट्रेनिंग ऐसी है, लॉ ऐसा है, पॉलिटिसाइजेशन है, नहीं। प्रॉब्लम ये भी है इंडियन सिविल सर्विसेज में, दे आर एक्सेप्शनली ओवरवर्क्ड, हाईली ओवरवर्क्ड है इंडियन सिविल सर्विसेज। चाहे आप वो बैंकिंग से लेके, कांस्टेबल से लेके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक, या कोई और हायर लेवल सिविल सर्विसेज में जाओ, देयर आर मोर नंबर ऑफ पोजीशंस व्हिच आर वेकेंट देन द पोजीशंस व्हिच आर एक्चुअली ऑक्यूपाइड। और इस सर्कमस्टेंसेस में होता क्या है कि कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स होते हैं पूरी हायरार्की में जिसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, और उन प्रेशर्स का रीजन ये है कि बहुत सारे लोग, एक आदमी बहुत सारे लोगों का काम कर रहा है, ओवरवर्किंग। पुलिसिंग इज अ जॉब जो 24/7 का है, और बिलीव मी, अभी रिसेंटली ये लिखा जा सकता है गाइस, इनफैक्ट साइड में लिख के रख लेना, सडनली दिमाग में आ गया मेरे ये। दो चीजें लिखना गाइस, दो चीजें साइड में एक लाइन बना के लिख लेना, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है बट लिखना है तुम्हें, ये कुछ भी हो जाए। 2-3 महीने पहले की एक पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक आसाम का, आसाम वाला तो याद आ रहा है मुझे, इसका पॉलिसी का नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है, शायद आप लोगों को पता होगा ज्यादा, बिकॉज मैगजीन और वो चीजें पढ़ते हो आप। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी आई थी जिसके अंदर जो आईएएस ऑफिसर्स है वो हिमालयन स्टेट्स के अंदर जाके 1 महीने रहेंगे गांव के अंदर। कौन सी स्कीम थी यार, सागरमाला, हिममाला या कुछ ऐसा एक स्कीम था, हैव यू हर्ड ऑफ दैट? पर्वतमाला स्कीम, पर्वतमाला स्कीम, यस, किसी ने दिया भी इधर, यतेंद्र, पर्वतमाला स्कीम, यस। ये लिखना है तुम्हें, सिविल सर्विसेज के ऊपर क्वेश्चन आए, पर्वतमाला मेंशन करना है, बिकॉज़ एक लेटेस्ट रिफॉर्म करने की कोशिश है। पर्वतमाला स्कीम सरकार ने निकाली, जहां पे जो आईएएस ऑफिसर्स होंगे, जो ट्रेनी, जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से जब ट्रेन करके निकलेंगे, 1 महीने कंपल्सरी कोई भी एक हिमालयन स्टेट के गांव को चूज करना पड़ेगा, वहां पे रहेंगे, समझेंगे वहां की कंडीशंस को, ताकि जब वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में जाए तो उन्हें पता रहे कि किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और किस तरीके से शायद हम एक पब्लिक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। वो इधर लिखना, सडनली मैंने इसलिए बोला बिकॉज़ एक चीज है यहाँ पे ओवरवर्ल्ड के लिए, असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक रिफॉर्म निकाला है पुलिस के अंदर, ये भी लिखना है। स्टेट का भी एक केस स्टडी हो जाएगा, जैसे गुड गवर्नेंस में भी मॉडल निकाला था हमने, और ये न्यूज़ अगेन 3-4 महीने के अंदर की है। अभी रिसेंटली डीजीपी चेंज हुए थे असम के, और वो डीजीपी आते ही उन्होंने एक पॉलिसी निकाली, बहुत ही सुंदर पॉलिसी, हैट्स ऑफ टू दिस गाय। उन्होंने एक पॉलिसी ये निकाली कि एडिशनल एसपी तक, मतलब एसपी इंक्लूडेड नहीं है, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस या कप्तान जिसे आप बोलते हो वो इंक्लूडेड नहीं है, एडिशनल एसपी तक, कांस्टेबल से लेके या फिर होम गार्ड से लेके एडिशनल एसपी तक हर किसी को वीकली एक छुट्टी दी जाएगी। ओ लिटरली ब्यूटीफुल पॉलिसी। कभी नहीं सुना मैंने कि पुलिस के अंदर छुट्टियां दी जा रही है, 99% लोअर ब्यूरोक्रेसीज को कभी छुट्टी नहीं मिलती है। ये आप स्कीम लिख सकते हो, जब आगे वे फॉरवर्ड हम देखें, बिकॉज़ हो सकता है उस टाइम में शायद दिमाग से निकल जाए ये स्कीम। अभी लिख के रखना कि आगे वे फॉरवर्ड सजेस्ट करो तो ये केस स्टडी एग्जांपल हो सकता है कि वी आल्सो नीड टू कंसीडर दैट द ओवरवर्क्ड ब्यूरोक्रेसी largely needs to be having sufficient capacity to develop their own skills. For example, the Assam government in the recent time has provided a compulsory, और याद रखना underline, compulsorily weekly off to all the police officers till the rank of additional SP. मतलब एटलीस्ट इनको एक दिन ऑफ होगा तो शायद इनकी फैमिली रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है, बच्चे इनके भी होते होंगे, सोशलाइज ये भी कर सकते हैं और बेटर इंटरैक्ट कर सकते हैं, रिक्रिएशन या रेस्ट कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेट है, एसपी को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि आपको देखने में लगेगा कि एसपी तो सर कभी भी छुट्टी ले सकता है, नहीं, सबसे डिफिकल्ट आपके लाइफ में वो फेज होगा जब एसपी बनोगे आप, सबसे एंजॉयिंग भी वही है, क्योंकि वहां पे आप कप्तान होने के कारण आपको हमेशा डिस्ट्रिक्ट में होना ही पड़ता है। कल छुट्टी भी ली और सडनली कुछ हो गया तो आपको वे बैक आना पड़ेगा वेयर एवर यू आर। सो इज दिस 2 पॉइंट्स क्लियर? ये साइड में सडनली एक्स्ट्रा आ गया, लिख के रख लेना, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? पर्वतमाला स्कीम और ये वाला स्कीम। अब प्रॉब्लम आती है कि रिफॉर्म्स कैसे किया जाए। अब एकदम आसपास के कॉन्सेप्ट्स को साइड में रखो, पूरी चीज में टच करूंगा, पहले एक डायग्राम में सब कनेक्ट कर दूंगा कि एग्जैक्टली आज मोटिव क्या रिफॉर्म्स का, क्या करना चाहिए सरकार। नीति आयोग ने पहले रिकमेंडेशन दिया मिड करियर ट्रेनिंग, मिड करियर ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या है मिड करियर ट्रेनिंग, देख लेते हैं। यूपीएससी का एग्जाम दिया आपने, आप आईपीएस बन गए, करीबन करीबन 2.5 इयर्स का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल हुआ एनपीए के अंदर। इसके बाद में आपकी स्टेट के अंदर पोस्टिंग हो गई, रिस्पेक्टिव जो स्टेट कैडर मिला है आप उधर पोस्ट कर दिए गए। अब इसके बाद अभी तक क्या होता आया है, आपकी पोस्टिंग चलती रहती है, धीरे धीरे बीच बीच में कभी कोई 7 डेज की ट्रेनिंग, कोई 15 डेज की वर्कशॉप, कोई 1 महीने की वर्कशॉप ऐसी होती है जब आप वापस अपनी एकेडमी में जाते हो और इन चीजों के बारे में आप ट्रेन करते हो या फिर अंडरस्टैंड करते हो। अब नीति आयोग क्या बोल रहा है, आपके स्टेट में पोस्टिंग हो गई, ऑन एन एवरेज 14 ईयर्स मान सकते हैं, रफली अराउंड 30 साल के आसपास की सर्विस मान के चलें तो 14 ईयर्स के आसपास आपका मिड करियर आ जाता है। जैसे ही आपने 14 साल की सर्विसेज देश को दे दी, स्टेट को दे दी, आप अब
अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमी में जाओगे। आईएएस अपनी एकेडमी में जाएगा, आईपीएस अपनी एकेडमी में जाएगा, या रेस्पेक्टिव चीजों में अपनी एकेडमी में जाओगे। और ये जो मिड करियर ट्रेनिंग है वो कंपलसरी है। आप 14 साल के बाद में नीति आयोग बोलता है कि आपको एक बार फिर अब अच्छे से ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने 14 साल की सर्विस कंप्लीट की, अब सीधा सीधा फिर ट्रेनिंग एकेडमी आ जाओगे, एक ट्रेनिंग, एक रिफ्रेशर कोर्स के लिए, एंड यू विल बी ट्रेन्ड। इज द पॉइंट क्लियर कि मिड करियर ट्रेनिंग क्या है? अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, यहां से सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है, वो ये पॉइंट है। क्या ट्रेन करेंगे, किसमें ट्रेनिंग होगी, क्यों, कैसे, वेट अ सेकंड, यू विल सी द मैजिक कि कितने कनेक्शंस हैं इन ट्रेनिंग पॉइंट्स में। तो ये मिड करियर ट्रेनिंग तो समझ में आ गया that after 14 years of services you would largely, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, after 14 years of services you would have to compulsorily revert back to your academy for a mid career training which is compulsory. Clear? एक प्रॉब्लम जो हमने सिविल सर्विसेज में देखी है ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी का मतलब कि जब आपकी पोस्टिंग होती है, आपकी सर्विसेज परमानेंट है लेकिन वो पोस्टिंग परमानेंट नहीं है, वहां पे फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स देखे जाते हैं। जो आप अशोक खेमका सर की बात करो, किरण बेदी जब एक टाइम के अंदर, मैम जो आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर थी, वो जब थी एक टाइम के अंदर सर्विसेज में, उनके टाइम में देखो या ऐसे और बहुत सारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स आपने देखे होंगे जो फ्रीक्वेंटली इस ट्रांसफर का शिकार होते रहते हैं। इसी होता कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि जो पोस्टिंग्स हो रही है उसके अंदर फिक्स्ड टेन्योर करो, कि कहीं ना कहीं once a particular person is transferred, that person should largely have a fixed service tenure for certain duration, कि उसका ड्यूरेशन जो है फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने हर 3 महीने में उनका ट्रांसफर कर दिया। अब ये फिक्स्ड टेन्योर के ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है 2014 में। अगेन यूज करना है जुडिशियल एक्टिविज्म में। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आता है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन किया जाए, सिविल सर्विसेज बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सिविल सर्विसेज बोर्ड क्या था? सिविल सर्विसेज बोर्ड वो है जो सेंट्रल लेवल पे भी होगा और हर स्टेट के अंदर होगा। सीएसबी इज सिविल सर्विसेज बोर्ड, 2014 में डायरेक्टिव आया और उसे बना भी दिया गया है। स्टेट के अंदर भी होगा और सेंटर के अंदर भी होगा। इस बोर्ड का गोल क्या है? इस बोर्ड का गोल है वो रेकमेंड करेगा ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, लेकिन इसकी जो रेकमेंडेशन है वो एडवाइजरी होगी, बाइंडिंग नहीं होगी। अब ठीक है, चलेगा, इनिशियल फेज में एटलीस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन तो बनाई गई जो ध्यान में ये रखे कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं हो रहे हैं। और आज ये इंश्योर किया गया है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड जो है इंश्योर करता है कि जब एक आदमी पोस्टिंग लेता है तो उसको मिनिमम 2 इयर्स का टेन्योर मिले। एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ टेन्योर शुड लार्जली बी देयर। बट ये ऑन फेस वैल्यू क्योंकि एडवाइजरी है, देयर आर मेनी स्टेट्स जो अभी तक सिविल सर्विसेज बोर्ड नहीं बनाए हैं, और बहुत सारे स्टेट जिसमें ये बोर्ड है लेकिन इनकी रिकमेंडेशंस को बाईपास ज्यादा किया जाता है, ना कि एक्सेप्ट ज्यादा किया जाता है। बट येट दैट ऑटोनॉमी के लिए हमारे पास एक रिकमेंडेशन भी है और ऑलरेडी वो गठन भी हो गया है। एटलीस्ट एक लाइट तो है कि इन फ्यूचर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पहले ये भी नहीं था, आज ये होने के कारण देयर इज अ पॉसिबिलिटी टुमारो दीस बोर्ड्स वुड एम्पावर देमसेल्व्स, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि द फ्रीक्वेंट ट्रांसफर प्रॉब्लम्स व्हिच इज लार्जली लीडिंग टू दैट पॉलिटिसाइजेशन, ये ट्रांसफर के कारण वो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है सिविल सर्विसेज, ये ठीक किया जा सकता है। तो इसका फिलहाल एक सॉल्यूशन है, हालांकि कोई रामबाण साबित नहीं हुआ अभी तक। एवरीबॉडी क्लियर गाइस? क्लियर विद दिस? वॉइस आ रही है? ओके, लेटरल एंट्री लास्ट में करूंगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सबसे बड़ा बॉम्ब है। सुरेंद्रनाथ कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने बोला परफॉर्मेंस हमेशा प्रमोशन का पार्ट बनना चाहिए। दैट मींस सुरेंद्रनाथ कमेटी ने क्लियरली बोला प्रमोशन शुड बी बेस्ड ऑन वंस परफॉर्मेंस। सीनियरिटी को साइड में लगाओ, बहुत हो गया, लेकिन कोई इसके ऊपर काम नहीं किया गया। लेकिन नीति आयोग बनती है और नीति आयोग ने एक रिकमेंडेशन दिया, एसीआर टू बी रिप्लेस्ड बाय मल्टी स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस अप्रेजल। स्क्रीनशॉट लिया ना गाइस इसका? इस पूरी इसका स्क्रीनशॉट ले रखा आपने? ओके, ये डबल स्टार मार्क से याद रखना क्योंकि इसके बाद मैं कनेक्शन करने जा रहा हूं पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज। एसीआर टू बी रिप्लेस्ड बाय मल्टी स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब नेक्स्ट 10 मिनट्स मुझे अपने दे दो, आपका सिविल सर्विसेज फॉरएवर क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनते रहना। परफॉर्मेंस अप्रेजल एट प्रेजेंट, अब मैं एचओडी लिख रहा हूं, कोई सा भी डिपार्टमेंट मान लेना, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। कोई भी एक बंदा हैंड रेज करो या थोड़ा सा तो इंटरेक्ट कर लो, कल तक हूं, उसके बाद आराम से आप तैयारी करना। टू एनीवन पीपल, एनीवन, अनुपा, आदित्य, विभा को हो गया न्यू, ठीक है, अनुपा या विभा? अनुपा, ठीक है, अनुपा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ये, लेट्स अज्यूम अनुपा इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। आपके नीचे दो काम कर रहे हैं, एक है दिवाकर बोथरा, एक है दिवाकर बोथरा का फ्रेंड, ठीक है। दिवाकर बोथरा के नीचे 3 लोग काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। अब इन अभी क्या चल रहा है वो समझना आप। इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसका परफॉर्मेंस और इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये बनाएगा क्या? एसीआर। समझ में आया? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एसीआर के 2 फीचर होते हैं, पहला ये पर एनम एनुअली बनता है, सेकंड ये कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब आप मुझे समझाओ अनुपा, क्या इनको कभी पता चलेगा इनके एसीआर में क्या लिखा गया है? क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, इसके एसीआर बना ये रहा है और इसको कभी नहीं पता चलेगा कि मेरे एसीआर में लिखा क्या क्या गया है। आर यू क्लियर? कि नाम ही इसका एसीआर इसीलिए रखा गया। अब सबके एसीआर बनते हैं, एक सिंपलिस्टिक प्रोसीजर है, एसीआर बनाना इतना सिंपल नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ प्रोसीजर व्हिच इज इंप्लीमेंटेड। हम सिर्फ एक समझने के लिए एक प्रोसीजर ले रहे हैं। अब इनके एसीआर बने, मान लो इसने एसीआर बनाया, अब इस साहब का और इस साहब का एसीआर बना रहा है ये, ठीक है।
अब क्या इनको पता चलेगा इनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? नॉर्मली नहीं पता चलेगा बिकॉज देयर वर्क वुड नॉट बी लार्जली डिस्क्लोज्ड हियर। अब लेट्स अज्यूम, अनुपा एक बार म्यूट कर लेना गाइस, किसी एक और को अनम्यूट किया था, बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है तो अपने आप को अनम्यूट करना प्लीज, थोड़ा सा नॉइज है यार एक्चुअली। अब गाइस ठीक है ऐसे ही मैं किसी को पूछ लूंगा, वेट अ सेकंड गाइस, म्यूट कर लो प्लीज। इस पर्सन के सबके, इसने इसका अपना, इसने इसका बना, इसके ऊपर कोई है तो उनका बन गया मान लो, सबके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बने। अब एक सिनेरियो लेते हैं, ध्यान से सुनो। इसको सपोज एक सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि चार्टर आपने ऑलरेडी देखा है। इसने इसको फोन कर दिया कि ये चार्टर इंप्लीमेंट मत करना। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि ये चार्टर को फॉलो करेगा या ऑर्डर को फॉलो करेगा? पॉसिबिलिटी है ऑर्डर को फॉलो करेगा, वैसे करने के लिए ये नहीं भी करे, बट पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हम, जो 99% लोग करते हैं ब्यूरोक्रेसी में। ये चार्टर की जगह इसके ऑर्डर फॉलो करेगा। अब ये इसका ऑर्डर क्यों फॉलो कर रहा है आपको पता है ना? एसीआर। वैसे सेम चीज हर हायरार्की पे लगेगी, इसके लिए इसके, इसकी किसी और की। अब इस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ कि आपकी सीनियरिटी अगर सबसे पहली चीज है तो सीनियरिटी देखी जाएगी। अगर ये तीनों बराबर सीनियरिटी के हैं तो इनकी एसीआर को कंसीडर किया जाता है और उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है और आपका प्रमोशन या डिमोशन तो नहीं होता, प्रमोशन कंसीडर किया जाता है। अब मुझे बताओ, सेकंड ईयर से ने आपको क्या बोला था? मॉडर्न डे वाइसरॉयस, आईएएस ऑफिसर, राइट? कल्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड ऊपर वालों के लिए, डिसरेस्पेक्ट नीचे वालों के लिए। हर हायरार्की में वैसे ही रहेगा, कल्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, डिसरेस्पेक्ट, कल्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, डिसरेस्पेक्ट। सबका जड़ कहां मिला आपको? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। क्या है ये? परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्सरसाइज है। पहले कनेक्शन समझ में आ गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल और एसीआर के कारण क्या दिक्कत आ रही है सिस्टम में? एवरीबॉडी क्लियर ना? अब ध्यान से सुनो, नीति क्या बोल रही है भाई? तो भैया एट प्रेजेंट एसीआर, नीति आयोग अब आता है मल्टी स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस अप्रेजल, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। व्हाट इज मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच? डिसरेस्पेक्ट कभी भी नहीं समझ में आया शमी। डिसरेस्पेक्ट क्या है? नीचे वालों को एग्रेसिवली ट्रीट करते हो आप, वो डिसरेस्पेक्ट है। कुछ नहीं कर सकता नीचे वाला आपके परफॉर्मेंस के लिए, इनफैक्ट उसका परफॉर्मेंस आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप जैसे चाहो उसे ट्रीट करोगे वो यस सर यस सर यस सर। और 99% किसी कांस्टेबल को देखना आप एसपी ऑफिस के अंदर, मतलब वो पूरा हिल जाता है जब एसपी आता है इस तरीके से। सर कभी देखो आप एक कांस्टेबल को, एकदम श्रग शोल्डर्स होते हैं एसपी के सामने। अब देखते हैं, नीति आयोग बोलता है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। क्या करा जाएगा इसमें? मीनिंग क्या है इसका? लेट्स अज्यूम ये एक पर्सन है, अभी तक इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन कर रहा था? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर क्या होगा? ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसके कुछ सीनियर्स होंगे, इसके कुछ पीयर ग्रुप्स होंगे, इसके कुछ सबऑर्डिनेट्स होंगे और शायद सिटीजन भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड ये डायरेक्टली सिटीजन से कनेक्टेड है। कोई सर्विसेज में डायरेक्टली आप इंटरैक्ट करते हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव होता है तो कई बार सिटीजन नहीं होते हैं आपके इंटरेक्शंस में। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनके नॉर्मली ये चार चीजें मिलेगी। अब नीति आयोग बोलता है एसीआर को हटा दो तुम, एसीआर होना ही नहीं चाहिए, एसीआर खत्म हो गया टाइम, क्या करें फिर? इसको लगाओ। A performance of a particular government servant would largely be appraised not just by the head of department but almost all the people who are connected with them. That is, इसके सीनियर को कुछ पॉइंट्स, इसके पीयर ग्रुप्स को कुछ पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स देंगे, ये सबऑर्डिनेट्स भी इनको रैंक करेंगे और सिटीजन से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो तो सिटीजन भी आपको किसी पॉइंट स्केल में देंगे। अब सर ये पॉइंट स्केल क्या है? ये अभी तक इंप्लीमेंटेड नहीं है, सजेशन है, रिकमेंडेशन है, बट हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे पॉइंट स्केल में है। मान लो कि कुछ परसेंटेज इनके हाथ में, कुछ इनके, कुछ इनके, कुछ इनके। अब ध्यान से सुनना, क्या कल्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड खत्म हो जाएगा? क्या लगता है? टू अ वेरी ग्रेटर एक्सटेंट यस। हम सीनियर्स की बात इसलिए ज्यादा मान रहे थे क्योंकि पूरा का पूरा मेरा करियर उस आदमी के हाथ में है। एसीआर में एक भी रेड मार्क आ गया ना, आई एम डन विद माय करियर, इसलिए मुझे माननी पड़ती थी, खत्म हो नहीं हूं। यस बॉस वुड ओनली रिमेन अ वेरी मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ द सिस्टम। क्या ये आदमी अपने सबऑर्डिनेट्स को कभी एग्रेशन से ट्रीट करेगा? अब चांसेस क्या होगा जिस दिन इंप्लीमेंट होगा शायद उस दिन पता चलेगा मुझे। चांसेस क्या है? शायद कम हो जाएंगे। क्यों? अब मेरे सबऑर्डिनेट्स भी मुझे कहीं ना कहीं रेट कर रहे हैं और मेरी रेटिंग से जाके आगे आपको देखते हो कि मेरा प्रमोशन डिटरमाइन हो रहा है। क्या मेरे पीयर ग्रुप्स के साथ पहले यस बॉस मेंटालिटी से क्या हो रहा था? फाइट रहता था, ब्लू आइड बॉय कौन है इन दोनों में। अब क्या होगा? नहीं नहीं यार ठीक है, पीयर ग्रुप का भी तो एक पार्ट रहेगा ना मेरे प्रमोशन के अंदर। तो पीयर ग्रुप के साथ क्या याद है उड़ीसा का फाइटी मॉडल? टीम वर्क होगा क्या इधर? अब would there be a team work now or there would be an aggressive competition of boss का फेवरेट कौन है, बॉस का फेवरेट कौन है? chances of team work would be high here। अभी भी नो लिख रहे हो तो पता नहीं आप क्या समझ रहे हो यार इस पूरे पॉइंट से। chances of team work would become seriously much more higher because एक दूसरे को रेट करेंगे, अरे यार मेरी रेटिंग बढ़िया कर देना यार, मैं ये काम कर दूंगा। अच्छा यार तू भी ध्यान रखना थोड़ा सा, प्लीज वो देख लेना। परफॉर्मेंस अप्रेजल है, सुन कल परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ऑफिस में आ जाना, जरूरी है यार मुझे प्रमोशन। क्या सिटीजन फ्रेंडली भी होगा ये? बिकॉज अगर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज से भी डील कर रहा है तो सिटीजन का भी कुछ ना कुछ अधिकार होगा इसके परफॉर्मेंस अप्रेजल को देखने में या रैंक करने में। क्या पूरा का पूरा डिजीज इस मल्टी स्टेक होल्डर से बहुत हद तक टैकल नहीं हो रहा है कि अगर ये रिकमेंडेशन नीति आयोग की जिस दिन लग गई उस दिन सबकी लग गई? समझ में आया? बिकॉज द एंटायर सिस्टम वुड चेंज। जो आपने ब्यूरोक्रेटिक कल्चर की प्रॉब्लम देखी थी ना, द कल्चर ऑफ वर्क, दैट एग्जैक्टली वुड लार्जली बिकम मच मोर फ्रेंडलियर एंड कोऑर्डिनेटेड एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द एंटायर सिस्टम में चेंज। बट नीति इज नीति। इसने खत्म सजेशन यहां नहीं किया। क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल पे? ये सुनो। पहला रिकमेंडेशन, एसीआर शुड बी रिप्लेस्ड बाय मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। सेकंड, नीति आयोग सेज
यार यहाँ पे कम हो रहा है, अब 100% अटेंशन, क्योंकि थोड़ी 2-3 चीजें पॉइंट कनेक्ट होंगे कि अब यार तुम लोग देखो कमेंट्स क्या आ रहे हैं, सर देयर आर ह्यूज प्रॉब्लम विद दिस, ग्रुप भी बन सकते हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर किसी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करोगे क्या? आपके पीयर ग्रुप जितने सब आपको रैंक कर रहे हैं, ग्रुप बना भी लोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोऑपरेशन सबके साथ रखनी पड़ेगी आपको। प्रैक्टिकली चलो, आइडियोलॉजी से चलोगे तो हर किसी में प्रॉब्लम दिखेगी। आप अपने आप को पोजीशन में रखो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो सिस्टम अभी एसीआर से चल रहा था ये बहुत इको फ्रेंडली हो जाएगा। इको फ्रेंडली बने से सिस्टम फ्रेंडली, क्योंकि हर किसी चीज का डिपेंडेंसी एक दूसरे पे कर दिया इन लोगों ने। अब सबके साथ बना के रखनी पड़ेगी। क्या ये मैं कंक्लूड कर सकता हूं इस पॉइंट से कि एवरी सबको आपको बना के चलना पड़ेगा, और जब आप सबसे बना के चलोगे तो सिस्टम में ज्यादा फ्रेंडलीनेस आ जाती है। अब कितना ज्यादा सक्सेसफुल है कितना नहीं है, ऑब्वियसली हर चीज का प्रॉब्लम। आप क्या समझ रहे हो फुल प्रूफ सिस्टम आएगा क्या इधर? फुल प्रूफ सिस्टम कौन से कंट्री में है? बट एशिया के मुकाबले 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है इधर। अब कमेंट कमेंट कमेंट, आई डोंट लाइक कमेंट बट आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कमेंट। कंप्लीट तो करने दो मुझे एक बार। आधा सजेशन पढ़ के सबने कमेंट कर दिया, यही प्रॉब्लम है सोशल मीडिया में आज। आधा पढ़ेंगे पहले कमेंट रेडी हमारा, समझ तो लो पूरा, आगे देखना होश उड़ जाएंगे नीति आयोग का जो रिकमेंडेशन है। अब नीति आयोग ने फिर दूसरी बार सोचा ठीक है परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक्सरसाइज हमने चेंज कर दिया। एब्सोल्यूट अटेंशन गाइस, नहीं तो आई विल नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू योर कमेंट यार। चलो ये प्रोसीजर तो ठीक है सेट हुआ, लेकिन यार अभी भी कुछ कमी है। अब मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। बोला उठाओ सारे आईएएस आईपीएस को उठाओ, बोलो मीटिंग है आज, कल सबके सब दिल्ली पहुंच जाए, सब आईएएस आईपीएस ऑफिसर आ गए दिल्ली। बोला देखो आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या-क्या है आप मुझे बताओ। हम लोग ऐसे करने वाले हैं, हमारा द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन टुडे रिस्पेक्टेड फेलोज इज कि हम चाहते हैं कि अब परफॉर्मेंस अप्रेजल जो ब्यूरोक्रेसी का है नीचे से ऊपर तक का, परफॉर्मेंस पे करेंगे। सबके होश उड़ गए, अरे ये क्या है यार, परफॉर्मेंस पे करेंगे मतलब क्या है? मैंने सिविल सर्विसेज इसलिए थोड़ी जॉइन की थी, परफॉर्म करना होता तो माइक्रोसॉफ्ट में होता, इधर थोड़ी आता मैं यार। नो 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 यार ये तो दिक्कत है, नो नॉट एक्सेप्टेबल। अब सीधा तो ना नहीं बोल सकते, समझदार मैच्योर्ड आईपीएस हाथ उठा। अब मैं आईपीएस आईपीएस आईएएस मान लो यार, आईएएस वहां से हाथ उठाता है। अब ध्यान से सुनना, पूरी स्टोरी समझ लोगे, कहानी समझ में आ जाएगी। एक आईएएस ऑफिसर बोलते हैं सर मेरा एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है। सर अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, नेक है। आस-पास वाले क्या नेक है यार, क्या मजाक कर रहे हो, तुम तो रिटायर हो जाओगे 2 साल में, हमारी तो बैंड बज जाएगी। और आपकी सोच बड़ी नेक है सर, होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। लेकिन सर मेरा एक क्लैरिफिकेशन आप ठीक कर दो सिर्फ। आप लोगों को क्या लगता है हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? तो चलो ये भी मान लेते हैं परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप ही कुछ सैटिस्फाई नहीं, नहीं सर ये मतलब नहीं था हमारा। बोला नहीं सर एक बार मेरी भड़ास निकलने दो एकदम। बोला ठीक है साहब बताइए बताइए, आपको क्या लगता है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्या? चलिए परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। अब हमारी सर्कमस्टेंसेस क्या वर्क की ये समझो। मैं जब डीसी था, ये अपनी कहानी पे आ जाता है। मैं इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, मैंने इस डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत काम किया, लेकिन यहाँ पे एक लोकल बाहुबली से मेरी अनबन हो गई और इन्होंने किसी को फोन लगाया, मेरा ट्रांसफर हो गया। मैं क्यों करूं परफॉर्म? क्योंकि मेरे परफॉर्मेंस से तो मेरा करियर खराब हो रहा है। बोला जेन्युइन कंसर्न है सर, जेन्युइन कंसर्न है। जितने में 4-5 आईपीएस ऑफिसर ने ताली बजा दी, सर क्या मतलब है, क्या जबरदस्त एक्सप्लेनेशन आपकी। बोलते नहीं नहीं सर और भी मेरे कंसर्न्स हैं, 2 मिनट सुन लीजिए। बोला ठीक है सर ये पॉइंट तो आपका नोटेड है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो रहे हैं आपके, आप क्यों परफॉर्म करोगे? नीति आयोग ने साइड में नोट करती गई नीति आयोग। फिर ये सब बोलते हैं सर जब मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से सेक्रेटरी लेवल पे आ गया, अंडर सेक्रेटरी लेवल पे आ गया, और जब मैं फाइनली आज सेक्रेटरी हूं, मेरा इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में, मैंने मेरे ओवर एक्सपीरियंस से देखा, लेकिन सरकार ने मुझे पोस्ट कर दिया वुमेन डिपार्टमेंट में, जिसका ना तो मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज है ना कुछ ज्यादा मुझे आइडिया। गाइस एकदम अच्छे से सुनना। अब किस बेसिस पे आपने मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस देखा, टॉप नॉच है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ सकता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिल जाए जिसमें शायद मेरा ज्यादा एक्सपर्टीज ही नहीं है, मैं अंडर परफॉर्म करूंगा, तो क्या आप मुझे निकाल दोगे? ठीक है सर आप निकाल सकते हो, आपके हाथ में पावर है अभी, लेकिन क्या मेरे साथ ये जेन्युइनली राइट हो रहा है? Because many times I'm posted in such departments where there is almost anything which may not be considered as a performance. In that circumstances, if you are removing me from the services or if you are judging me and promoting me on the basis of my services, is that technically right? आपको क्या लगता है? सही है क्या? शायद ये तो यार फिर आईएएस आईपीएस के साथ जाती हो जाएगी। एक तरफ तो पॉलिटिकल ट्रांसफर्स के लिए मैं परफॉर्म करूंगा तो मरूंगा, दूसरी तरफ यार मेरे ट्रांसफर्स अलग-अलग डिपार्टमेंट में हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कितनी-कितनी जगह जाता है, कभी ह्यूमन राइट्स का एक हेड बन सकता है, कभी डीसी का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट का हेड है, कभी किसी और डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, कभी किसी और डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। कम ऑन यू कैन नॉट लार्जली एक्सपेक्ट अ पर्टिकुलर पर्सन टू बी अ मोसाड। हर चीज का एक्सपर्टाइज नहीं है, कहीं पे अंडर परफॉर्मेंस है, कहीं पे बेटर परफॉर्मेंस है। आज मुझे गवर्नेंस का पेपर निकालो, मैं एग्जामिनर की आंखें बाहर निकाल दूंगा, मुझसे कल्चर का पेपर निकलवा लो, मेरी खुद की आंखें बाहर आ जाएगी। नहीं मेरा इंटरेस्ट, आई कैन नॉट डू दैट। तो भाई एक आईएएस के साथ भी तो कंसर्न, पास वाले आईएएस आईपीएस रोने लग गए, क्या बात है मतलब दिल जीत लिया सर, मतलब आपको नोबेल मिलेगा। आप नीति आयोग भी एकदम आंख भर भर के रोने लगा। ले यार सही बात बोली सर आप, मतलब इसीलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है सर, आपके कंसर्न भी तो जानने हमें। बोला आपने दोनों जेन्युइन कंसर्न बताया हमें, एक तो ट्रांसफर, एक आपका इंटरेस्ट। हो सकता है नहीं हो यार, अलग अलग पोस्टिंग्स है लाइफ के अंदर। बोला ठीक है सर आज ये कॉन्फ्रेंस यही खत्म करते हैं, थोड़ा इमोशनल ड्रामा ज्यादा हो गया, कल हम फिर मिलेंगे। बाहर गए सब लोगों ने, इनका ऑटोग्राफ ले लिया, मजे कर रहे हैं सब, सही है। इन्हें नहीं पता नीति इज डैड, नीति सोचता है पूरी रात क्या किया जाए यार, कंसर्न है। अब अगर मैं परफॉर्मेंस लेता हूं तो मेरे सिविल सर्विसेज भाइयों के लिए तो ये राइट नहीं होगा। नीति आयोग बोलता है काम करो ना यार, मैंने एक रिकमेंडेशन दिया है, मिड करियर ट्रेनिंग, याद है मिड करियर ट्रेनिंग, 14 साल के बाद की जो ट्रेनिंग है, जो बनता है क्या वहां पे ऐसा वैसा आइडिया, सेंटर शॉक खाया, दिमाग की बत्ती जली, अगले दिन होती है फिर कॉन्फ्रेंस। अब नीति आयोग बोलता है कि देखो yesterday this conference was really fruitful and we did understand the concern of our civil service aspirants, the brothers and the officers। हमने सोचा इसके ऊपर, लेकिन देखिए देश के हित के लिए हमें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल तो रखना पड़ेगा। अरे सर सब कोई लड़ाई करने लगे। बोला लेकिन सुनिए
आपके सारे कंसर्न्स टैकल किए जाएंगे इधर। कैसे? आप यूपीएससी दे रहे हो, आईएएस ऑफिसर बन गए, आईएएस ऑफिसर के बाद में आपकी पोस्टिंग हुई, 14 ईयर्स की सर्विस हो गई, यहाँ पे मिड करियर ट्रेनिंग पे आप फेस करोगे 14 साल की सर्विस के बाद। यहाँ तक सबका क्लियर है? अब नीति आयोग बोलता है कि देखो, वी डू अंडरस्टैंड कि कुछ पॉलिटिकल ट्रांसफर्स भी होते हैं और कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट के अंदर भी इश्यूज है, तो एक काम करेंगे हम, जो 14 ईयर्स की आपकी सर्विस है, हम उधर आपका परफॉर्मेंस कंसीडर करेंगे और उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा। बोला अरे सर बात तो वही है, मतलब ऐसे कैसे चलेगा? बोला नहीं नहीं सुनिए, तो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन हो चुका है, ये ऑटोनॉमी इंश्योर करा रही है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आप यहाँ पे कर सकते हो, समझते हैं ये उस लेवल पे वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्क करेगा धीरे धीरे। बोला सर इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसफर का भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे परफॉर्मेंस क्यों टेस्ट कर रहे हो हमारा? यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसी आईपीएस को खड़ा कराया उसने। बोला साहब कल क्या बोल रहे थे, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी हमारी। पहले 14 साल तो आप रफली अराउंड डीसी या इसके आसपास की सर्विसेज में रहोगे, जो ऑलमोस्ट हर कोई सेम ही नेचर ऑफ सर्विसेज के थ्रू गुजर रहा है। एक आईपीएस ऑफिसर कितने साल एक्सपीरियंस रहता है? रफली अराउंड 7 से 8 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। फिर आपकी जो पोस्टिंग होती है डीआईजी, वो रेंज में होगी, फिर वैसे डीसी की एक पर्टिकुलर पोजीशंस के अंदर होगी, जहां पे ज्यादा वेरिएशंस नहीं है कि आपको कोई सेक्रेटरी इसका बना दिया उसका बना दिया, नहीं, एक सिमिलर टाइप ऑफ पोस्टिंग्स है सबकी। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस तो आपको कंसीडर करवाना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हम आपको प्रमोशन देंगे। और ठीक है सर, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एक नेचर ऑफ सर्विसेज का ज्यादा जॉब वेरिएशन आएगा नहीं। पहले 14 साल के बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगह हमको पटक दिया जाता है, तो दिक्कत आती है। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉन्फ्रेंस खत्म, क्या हम चले जाएं? नहीं नहीं, रुको तो सही, आपका एक और कंसर्न था ना, वो टैकल करना है मुझे अभी भी। बोला क्या कंसर्न सर? बोला कि आपका इंटरेस्ट वाला कुछ प्रॉब्लम आ रहा था ना साहब, कि हमें हमारी इंटरेस्ट की पोजीशन पे नहीं मिल रही, हम उसको भी टैकल करेंगे, हम आपको सिर्फ थोड़ी प्रताड़ित करने आए इधर। ये आपका कंसर्न जेन्युइन था। अब क्या करेंगे? अब 100% अटेंशन। नीति आयोग सेज जब आप ये 14 ईयर्स के बाद में फिर अपनी एकेडमी में रिवर्ट करते हो, चूज योर फील्ड एंड कम। कि 14 साल के एक्सपीरियंस में एटलीस्ट आपको ये पता चल गया होगा कि आपको कौन-कौन से एस्पेक्ट्स में इंटरेस्ट है। कोई पुलिस ऑफिसर है, उसे इंटरेस्ट हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में, फोरेंसिक में, या कोई जुडिशियल प्रोसेस में। कोई आईएएस है, उसे कोई एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को कॉर्पोरेट सोसाइटी में हो सकता है, किसी को साइंस एंड टेक में हो सकता है, अलग-अलग। कोई आईआरएस है तो किसी को जीएसटी में हो सकता है, किसी को वैट में हो सकता है, किसी को डायरेक्ट टैक्सेस, किसी को फॉरेन टैक्स में हो सकता है। कोई रेलवे में है तो किसी को ट्रैफिक सिग्नल वाले में इंटरेस्ट, किसी को पोस्टल में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को कोई और 50 टाइप के पोजीशंस है आपके सर्विसेज में। आप 2-3 इंटरेस्ट चूज करोगे, ट्रेनिंग आने से पहले यू कम आउट विथ योर ओन चॉइस ऑफ फील्ड इन व्हिच यू वांट टू गेट ट्रेनिंग। आप अपने फील्ड पे आओ और आपकी जो ट्रेनिंग होगी इधर, वो आपके चूजन फील्ड के अंदर होगी। और अब ये चूजन फील्ड के बाद में ये पीछे वाले सारे खुश, अरे सर बहुत जबरदस्त सजेशन है, क्या मजा आ गया, मतलब अब हमारा ये एलिनेशन और डिससैटिस्फैक्शन खत्म हो जाएगा। जितने में पास से एक और आईपीएस खड़े हो जाते हैं। बोला सर बहुत ही अच्छा जेन्युइन कंसर्न है, थैंक यू फॉर एटलीस्ट लुकिंग टू आवर कंसर्न, कि हमने अपना इंटरेस्ट खुद चूज करना है और 14 साल की सर्विस में हमें आइडिया लग जाती है कि कौन से फील्ड में ज्यादा हमें मजा आ रहा है काम करने में। हम वो लेके आएंगे, ट्रेनिंग तो हो जाएगी, ट्रेनिंग तो दे दोगे, पोस्टिंग का क्या? पता चला ट्रेनिंग हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मेरी पोस्टिंग कर दी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर कहीं, आई मीन उसका क्या? बोला डोंट वरी, आफ्टर यू गेट योर 14 ईयर्स के बाद में जो ट्रेनिंग होगी, जो स्पेशलाइज्ड फील्ड में आपको ट्रेन किया गया है, आपकी पोस्टिंग उसी फील्ड से रिलेटेड होगी। would be posted in the field of training which you have chosen। आपका फिर इंश्योरेंस किया जाएगा कि अगले 14 साल आपके उसी के आसपास के रिलेटेड फील्ड से ही कनेक्टेड रहे। बोला सर थैंक यू, व्हाट ए स्टफ, एक रात में इतना कैसे सोच लेते हो सर आप? बोला रुको तो, अभी पूरा खत्म नहीं किया है, अभी तो और बाकी है। अच्छा सर क्या है? हमारा इंटरेस्ट भी टैकल हो गया, हमारी ट्रांसफर वाली इश्यूज भी ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं पहले 14 साल के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। बोला सर ये तो बढ़िया चल रहा है, मतलब और क्या बच गया है सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बोला बात ये है ना सर, 14 साल के बाद में जब अकेडमी आ रहे हो आप, और उसके बाद में आपकी चूजन फील्ड पे जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, याद रखना सरकार का पैसा लग रहा है, और आपको उसी में पोस्टिंग करा रहे हैं, और अब अगर इधर आपका परफॉर्मेंस नहीं आया तो बार का दरवाजा खुला है, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द सर्विसेज। व्हाट ए मैजिक, मतलब 2 रिकमेंडेशन में सिस्टम को सीधा कर दिया कि आफ्टर दिस अप्रेजल अभी भी परफॉर्मेंस पे होगा तुम्हारा, लेकिन इफ यू आर फाउंड अंडर स्टैंडर्ड्स, बिकॉज़ अब आपके पास रीजन नहीं है अंडरस्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देने का, बिकॉज़ आपके पास अब आपकी चूजन फील्ड में ट्रेनिंग दी गई है, अब अपनी चॉइस ऑफ पोस्टिंग मिल रही है आपको फील्ड में, अब भी आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो वी शुड हैव अ गोल्डन हैंडशेक। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि नीति सोच क्या रहा है, या पकड़ पाया अभी तक उसकी नीति की सोच? किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया, वो सोच पकड़ने वाला पकड़ नहीं पाए। क्यों? आपको प्रोसीजर में मजा आया है, आपको नीति का गोल नहीं समझ में अभी तक। गोल क्या है? ये लैटरल एंट्री एक टाइम के बाद में खत्म कर देंगे वो। क्यों? बिकॉज लैटरल एंट्री होती है एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग, एक्सपर्ट्स का इंकल्केशन। एक समय ऐसा आएगा कि पहला 14 साल आप जर्नलिस्ट रहोगे, 14 साल के बाद में आपको स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग दे दी जाएगी, और शायद एक पॉसिबिलिटी है कि आगे से हमें लैटरल एंट्री की एंट्री नहीं करनी पड़े। द सर्वेंट्स इटसेल्फ वुड लार्जली बिकम स्पेशलिस्ट। दैट मींस पॉलिसी मेकिंग में आपके ब्यूरोक्रेट्स ही स्पेशलिस्ट बन गए, और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में आपके जर्नलिस्ट ही प्रेजेंट है जो स्पेशलाइज्ड नहीं है। लेकिन दोनों का परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस से हो रहा है। अब एसीआर की कहानी खत्म, बट ये रिकमेंडेशन है अभी तक, लेकिन आई एम होपफुल नीति की कोई भी रिकमेंडेशन अभी तक ज्यादा समय तक अनइम्प्लीमेंटेड रही नहीं है। ये क्यों नहीं हुई? फिर ये इसलिए नहीं हुई बिकॉज नीति ने पहले लैटरल एंट्री रिकमेंड की थी। लैटरल एंट्री को आए हुए 5 ही साल हुए हैं। शायद कल अगर इसकी स्टडीज में पता चलता है कि इनएफिशिएंट है, नीति आंख बंद करके लगा देगा इधर, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ऑलरेडी सेट कर रखी है, अप्रेजल को सिर्फ इधर डालना है। द थिंग्स वुड बी देयर, बट इसमें भी एक चैलेंज कल शायद फेस करना पड़ सकता है, गॉड नोस, बिकॉज जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो चीजें बहुत पता चलती है कुछ चीजें।
कि पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी फील्ड्स में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहे। उनका क्या? क्या एक लिमिटेड सीट्स रहेगी जो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे मिलेगी? अब ये मुझे पता नहीं है आगे क्या इसका सॉल्यूशन होगा या क्या नजरिया रहेगा, बिकॉज़ रिकमेंडेशन अभी तक यहाँ तक दी गई है। आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू द रिकमेंडेशंस। आर यू इन अ पोजीशन टू नाउ टॉक अबाउट एन आंसर व्हिच टॉक्स अबाउट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज? ये होता पढ़ने का तरीका कि लाइफ में इस तरीके से चीजों को कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि आप डेप्थ में नहीं जाते हो। आप इधर ये पढ़ के छोड़ देते हो, इधर ये पढ़ के छोड़ देते हो, इधर ये पढ़ के छोड़ देते हो। आपने नीति का डॉक्यूमेंट कभी पढ़ा नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं पढ़ो यार डॉक्यूमेंट, बट कनेक्शन ट्राई करो यार। 5 मिनट ज्यादा दो कंटेंट में, रिड्यूस द पेस, इंक्रीज द डेप्थ, और उसके बाद लाइफ में रिवीजन नहीं करनी पड़ती है। बिलीव मी, नहीं करनी पड़ती है रिवीजन। सो जस्ट फोकस ऑन दिस। आगे शायद मे बी आफ्टर 2 और 3 डेज, एंड रिमेंबर आई एम ऑलवेज देयर। लाइफ में कभी यूपीएससी क्विट करने का मन करे, एक बार मुझसे जरूर बात करना। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल गेट इन टच। हो सकता है इट कुड बी डिलेड बट इट विल नेवर बी डिनाइड, बिकॉज़ फ्रस्ट्रेशंस आती है, इसका पार्ट है, चीजें हैं। एनीवेज आई होप आगे से शायद इस तरीके से आप पढ़ोगे। अब इसके अंदर मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, एक क्या गया, लैटरल एंट्री। अब इसको करते हैं डिटेल में कि लैटरल एंट्री होती है। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, देन आई विल स्टार्ट। क्या बोला था उस दिन, क्या बोलना है? ईमेल आईडी मेरा टेलीग्राम का मैंने ऑलरेडी आपको दिया, ईमेल भी दे दूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। आई गिव यू द ईमेल एज़ वेल। उस दिन आप बोले थे बोलूंगा बोल के, किस चीज के बारे में बोलूं सर? आप सिर्फ कल तक क्यों हो? अरे इस दुनिया में मैं हूं यार, बट क्लास खत्म होगी ना गवर्नेंस की, क्या करूं? तुम लोगों ने इतनी कंप्लेंट ठोकी है। लेट्स सी लैटरल एंट्री गाइस ऑन अ सीरियस नोट। ये क्वेश्चन बनेगा इस साल नहीं तो अगले साल। प्लीज मेक श्योर इसको बहुत शिद्दत से तैयार करके जाओ। मतलब एक ऐसा इतना बड़ा रिफॉर्म जो बहुत सारी कमिटी ने रेकमेंड किया, पासवान कमिटी ने किया, पीसी होता कमिटी ने किया, लेकिन वो इंप्लीमेंट होता है नीति के रिकमेंडेशन के बाद 2018 में। एक राउंड फिगर ईयर अगर लिया जाए तो 2023 था, देखने को नहीं मिला। लेकिन एक रिफॉर्म जब होता है और बहुत बड़ा जो डिमांडेड रिफॉर्म था, एक टाइम के बाद हुआ, तो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हर ईयर रहती है जब तक वो नहीं आ जाता है। तो आपको शायद हर ईयर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रहेगी जब तक ये नहीं आता है। अब होती क्या है लैटरल एंट्री, एनी आइडिया? अरे पीछे पड़ गए हो तुम लोग यार मेरे। सर आप स्टेट पीसीएस क्यों नहीं दिए? फॉर्च्यून 500 कंपनीज का नाम सुना है? फॉर्च्यून 500 कंपनीज वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज मानी जाती है। यू आर वर्किंग अमंग इट, दैट्स गुड अमितेश। मैंने 2 फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, आज मुझे नहीं पता आज ये रैंकिंग आती है, शायद आती होगी, मैकेंजी और गोल्डमैन सैक्स, दोनों में काम किया, रिसर्च विंग्स है। फॉर्च्यून 500 कंपनी आदमी इसलिए रिजाइन नहीं करता है कि वो स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन हो जाए। लाइफ में एक चीज क्लियर हमेशा रही मेरे, कि आई वाज ऑलवेज सेट, करना है तो यूपीएससी होगा तो ठीक, नहीं तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लूंगा। एंड आई थिंक आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड ऑन द वे माय लाइफ हैज प्रोग्रेस। सो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, मैं पढ़ाता हूं। जिस दिन नहीं लगेगा उस दिन छोड़ दूंगा, बिकॉज़ एट द एंड पढ़ाना तो उसी चीज जिसका पैशन है। नहीं तो शायद वो क्वालिटी टीचर जो एक टाइम पे मुझे मिले, मैं चाहता हूं कि मेरी आने वाली जनरेशन को भी वही वैसे ही टीचर्स मिले जिनका एक पैशन है पढ़ाना। बिकॉज़ चीजें प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए लाइफ में सिर्फ। एंड इफ यू जस्ट नो दैट, चाहे वो खाना हो, पीना हो, शब्द हो, कुछ भी हो, हमेशा अच्छा ही होगा वो। आपको भी लाइफ में सिर्फ प्रेजेंट करना आना चाहिए, अपने आप से लेके हर चीज में। आप प्रेजेंट अच्छा कर लेते हो तो आपके कपड़े नहीं बोलते हैं। डजंट मैटर ब्रांड है कि नहीं, इट हार्डली मैटर्स गाइस। व्हाट मैटर्स इज कि ग्रिट, कंटेंट और क्लैरिटी क्या लाइफ में आपकी। आज शायद आपको उतना समझ नहीं आएगा, या आ रहा है तो शायद आप समझ रहे हो, आगे जाके इसकी क्लैरिटी का मतलब पता चलेगा। आज लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स इस संसार में है इज बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। जिसके लाइफ में क्लैरिटी है वो कभी कंफ्यूज नहीं होता है, और कंफ्यूजन नहीं होना इस डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड के अंदर अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब तुम लोग मेरे पर्सनल लाइफ पे आने लगे हो यार। सर आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए? चलो बता दे रहा हूँ। मैंने बीकॉम की बैंगलोर यूनिवर्सिटी से, कैंपस लॉ सेंटर से मैंने एलएलबी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इसी के बीच में मैंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस लॉ किया नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से। इसी जब तैयारी कर रहा था तो मैंने इग्नू से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए भी किया, शायद इसीलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ा पाता हूँ गवर्नेंस। और उसके बाद जाके मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए तो मैंने जेएनयू से एमए सोशियोलॉजी भी की। इसके साथ-साथ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, रफली अराउंड 36 अलग-अलग यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड अदर्स। मैंने कुछ सर्टिफिकेट कोर्स किए, कुछ डिप्लोमा कोर्स किए, स्टार्टिंग फ्रॉम एथिक्स टू कोविड टू हेल्थ केयर सिस्टम्स टू प्रिवेंटिव केयर्स, ऑलमोस्ट सो मेनी थिंग। सो पॉइंट ये नहीं है डिग्रीज मैं इसलिए लेता गया बिकॉज़ मेरे को पढ़ाने का, क्योंकि तुम्हारी जो एज है उसमें 14 प्लस कर लोगे, उतनी सर्टिफिकेट्स आज मेरे पॉकेट में है। पॉकेट में मतलब मेरे पास है। सो मैटर डिग्री नहीं करती है यार, मैटर ये है कि आपने उस चीजों से सीखा क्या, बिकॉज़ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। पीपल फोकस ऑन लिटरेसी, फॉर्चुनेटली बिकॉज़ ऑफ माय अपब्रिंगिंग आई फोकस मोर ऑन एजुकेशन, और शायद थोड़े बहुत धक्के इतने खाने पड़ गए मेरे को लाइफ में कि शायद एजुकेशन ही मेरे पास एकमात्र ऑप्शन बचा था, तो कुड बी लाइक दैट एज़ वेल। आगे बढ़े। मेरे पास कौन सी डिग्री नहीं है? मेरे पास एलएलएम की डिग्री नहीं है यार। बहुत सारी और डिग्रीज नहीं है लाइफ में, बहुत सारी डिग्रीज है। तो और सिर्फ डिग्रीज नहीं, मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज भी किए, 6 मंथ्स, किसी के 1 मंथ, अलग-अलग कोर्सेज हैं। और मैं भी चाहता हूँ आप भी करो, आज आपके पास बहुत ऑप्शंस है गाइस। बिकॉज़ आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ले सकते हो $99 के अंदर। क्या चाहिए लाइफ में और? दैट इज गोइंग टू ऐड टू योर किटी वंस यू रियलाइज योर ड्रीम ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट। करते रहो थोड़ी बहुत चीजें। एथिक्स के ऊपर कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज हैं, इमेजिन करो वो कोर्स करोगे तो आपका पेपर फॉर एथिक्स हो जाएगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप अच्छा कंटेंट सीख के थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हो। आपके यूपीएससी से रिलेटेड ही कोर्स करो, मैंने हमेशा लाइफ में उसी से रिलेटेड कोर्स किया ताकि मेरे को और डेप्थ मिलती जाए चीजों में। इसीलिए शायद मैं गवर्नेंस को सोसाइटी से, सोसाइटी को लॉ से, या लॉ को इकोलॉजी से कनेक्ट कर पाता हूं, नॉट बिकॉज़ ऑफ माय कैपेबिलिटीज, इट्स बिकॉज़ ऑफ द नॉलेज व्हिच आई जस्ट गैदर्ड फ्रॉम सो मेनी सोर्सेज हियर। सो दैट इज अ रीजन। अब आते हैं लैटरल एंट्री में। लैटरल एंट्री का मतलब क्या होता है? एक चीज समझो, कोई बंदा हैंड रेज कर ले पूरा। अंकित पाठक। अरे गवर्नेंस पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा यार आपको, गवर्नेंस खत्म करके जाऊंगा, लेकिन गवर्नेंस के अंदर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं आती है। अगर कभी लाइफ में मौका मिला तो पॉलिटी भी लूंगा, एंड आई विल चेंज द नेचर ऑफ योर पर्सपेक्टिव। आई डोंट नो आई वुड बी बेस्ट इन दैट और नॉट, बट एटलीस्ट आई विल नॉट बी वर्स्ट। अंकित, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकित। अंकित मेरा एक छोटा सा सवाल है आपका कि
आज जो सोसाइटी में क्राइसिस है, कोई ऐसे 2 या 3 चैलेंजेस बता सकते हो जो इंडियन सोसाइटी के अंदर या इंडियन गवर्नेंस के अंदर चैलेंज फेस कर रहे हैं? पहला तो करप्शन हो गया सर। ओके। और? हाँ, कर डेवलपमेंटल चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, ना कि ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस। आज हमारा गोल है हाँ, 5 ट्रिलियन, डेवलपमेंट जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा गोल है। यस सर। आपने बोला लैक ऑफ प्लानिंग। एक कोई भी बता दो, लास्ट वन जल्दी से अंकित। अरे क्या हो गया यार? सर कभी कुछ नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं है, जैसे कुछ लोगों ने चैट में लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट या ऐसा पॉवर्टी या ऐसा कुछ भी हो सकता है, इतना ही रखता है, बहुत सारे चैलेंजेस है। अंकित, आपका बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन में? मैंने पॉलिटिकल साइंस अभी कर रहा हूँ सर। बीए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो आप? यस सर। अगर मैं आपको दिल्ली का म्युनिसिपल कमिश्नर बना दूं, ठीक है, तो हाँ। क्या आप म्युनिसिपल गवर्नेंस को सुधारने की कैपेसिटी रखोगे क्या? फर्स्ट डे से हो सकता है 4 साल में एक्सपीरियंस आ जाए, लेकिन 4 साल तक आप रहोगे नहीं म्युनिसिपल कमिश्नर। फर्स्ट डे से तो कोशिश कर सकते हैं सर, लेकिन नहीं, कोशिश तो एक पार्ट है, लेकिन फर्स्ट डे से आपको शायद समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है। आपको नहीं पता पाइपलाइन कहां डालनी है, सैनिटेशन कैसे जाएगी, या कुछ और जो चीजें होती है म्युनिसिपल गवर्नेंस के अंदर। चैलेंज क्या है यहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, हाइजीन, ये सारे एस्पेक्ट्स जो है, ड्रेनेज, सैनिटेशन, ये चैलेंज है म्युनिसिपल गवर्नेंस में। बारिश आती, पानी इकट्ठा हो रहा है, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है भाई, मेरा सिविल इंजीनियरिंग नहीं किया हुआ है। अब इस सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा अंकित आपके साथ? आपका एक जूनियर इंजीनियर आपको बोलेगा, साहब मेरे हिसाब से ये पाइपलाइन इधर से इसको ऐसे डालेंगे तो बेहतर रहेगा, ये ठीक हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। आपके पास वही बोलने के लिए होगा, राइट? यस सर। बिकॉज़ आपको नहीं पता कि वो पाइपलाइन डाली कैसे जाती है। वी डोंट नो। सर ये ब्रिज को तोड़ के ये वाला बना लेते हैं इधर, ऐसा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स अज्यूम एक सिविल इंजीनियर को म्युनिसिपल कमिश्नर बना दिया गया, तो क्या वो पहले दिन से, अगर कोई प्रॉब्लम है पहले दिन से आइडेंटिफाई कर सकता है, नहीं ये पाइपलाइन ऐसे क्यों डाली है, इसको इस एंगल से निकालो ना, ये ज्यादा बेहतर होगा, यस सर, डेफिनेटली कर सकते हैं। राइट? क्यों कर पा रहा है वो? बिकॉज़ उसके पास एक्सपर्टीज है उस चीज की, उसके पास बैकग्राउंड है उसका। राइट? अभी रिसेंटली इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट था चंद्रयान 3, राइट? यस सर। ऐसा माना जा सकता है वर्ल्ड के अंदर इसरो एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने अमेरिकन या जाक्सा या फिर यूरोपियन सेरेन या ऐसे सारी चीजों के एजेंसीज जो है, स्पेस एजेंसीज, उनके बराबर की कंपटीशन और क्षमता दिखाई हुई है, बट लेसर कॉस्ट के अंदर। यस सर। हमारी कैपेसिटी वो है, लेकिन पैसा कम लगाते हैं हम। इसरो के अंदर कभी किसी आईएएस ऑफिसर ने हेड किया है क्या? नो सर। कौन हेड करता है? उनके जो साइंटिस्ट हैं वो। कोई स्पेशलिस्ट, कैन आई से दैट? यस सर। तो हमारे पास एक ऐसी एजेंसी का एग्जांपल है जिनके अंदर हमेशा साइंटिस्ट या वो साइंटिफिक टैलेंट जो है हमेशा वही ब्यूरोक्रेसी में रहे, चाहे वो हेड रहे, चाहे वो अंदर रहे या कोई और। कभी इधर आईपीएस, आईएएस या इसकी कोई ऐसे लैटरल पोस्टिंग नहीं हुई। क्यों? इसलिए उसकी शायद उसकी एफिशिएंसी बेटर है, कैन आई से दैट? बिकॉज़ हमेशा एक स्पेशलाइज्ड बंदा स्पेशलाइज्ड एजेंसी को हेड कर रहा है और उसकी एफिशिएंसी हमें दिखाई दे रही है पिछले कुछ सालों के अंदर, चाहे वो पीएसएलवी हो, जीएसएलवी हो, जीएसएलवी एमके3 हो, राइट? क्रायोजेनिक इंजन लेके। यस सर। एक चीज क्लियर है कि आज जो प्रॉब्लम्स डेवलपमेंटल है, उन डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड ओरिएंटेशन होनी जरूरी है, तभी शायद वो टैकल की जा सकती है। शायद आज हर प्रॉब्लम्स जर्नलिस्ट सर्विसेज से नहीं हो सकती, और हमारी जो सर्विसेज है वो जर्नलिस्ट है हु इज जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, राइट? यस सर। कुछ स्पेशलिस्ट हमें चाहिए दोस्त आज, क्योंकि प्रॉब्लम्स इस कदर है हमारी। आरबीआई हमारी जो है, आरबीआई के हेड रहे हुए हैं इकोनॉमिस्ट्स, राइट? यस सर। नीति आयोग हम इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उसने रिकमेंडेशन अच्छी से दी, और इसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ई नैम ले लो आप, लैंड पूलिंग का लॉ ले लो आप, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ ले लो आप, सारे नीति आयोग से निकल रहे हैं। नीति आयोग को हेड कौन कर रहा है? कोई आईएएस ऑफिसर? कब नहीं, कभी अरविंद सुब्रमण्यम साहब हेड कर रहे हैं, कभी कोई और इकोनॉमिस्ट हेड कर रहा है। कौन है वो लोग? वो एक्सपर्ट्स है, पीएम चेयरमैन है, वो हेड नहीं बोल रहा हूं मैं यार, वो तो एक जो स्टैट्यूट जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड है वैसा है, लेकिन उसके जो क्या नाम है उसका, डायरेक्टर या जो भी होता है, वो इकोनॉमिस्ट देखोगे आप, कोई ना कोई एक इकोनॉमिस्ट है जो उसके अंदर प्राइमरी एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर का उधर। आप देख सकते हो कि जिस जिस बॉडी में स्पेशलाइजेशन रही उनका परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रहा, और आज की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमें ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर कि स्पेशलाइजेशन की जरूरत क्यों है, ये समझ में आ गया सबको? अब देखते हैं। यस सर। तो एक चीज हमने क्लियर कर ली, वी नीड स्पेशलिस्ट। अब स्पेशलिस्ट को लाया कैसे जाए? एक मीटिंग बुलाई गई, एक काम करो, स्पेशलिस्ट को, जो ये जर्नलिस्ट सर्विस है, इसको ही स्पेशलिस्ट बना दो, एक्सपर्ट बना दो।